नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 101 लगन से काम करना। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। 3 दिनों तक एवी और उसकी टीम ने फ्रैगॉन 3 पर आराम से समय बिताया। उन्होंने स्टेशन पर मौजूद लोकप्रिय मनोरंजन सुविधाओं का भरपूर आनंद लिया और बढ़िया खाने पीने की चीजें जमा की। कुल मिलाकर ये कुछ दिन आराम से और मौज मस्ती भरे रहे, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए समय चाहिए था। भाड़ी के सैनिक का काम बेहद खतरनाक होता है और हर समय तनाव में रहना लोगों को थका देता है। उचित आराम के बिना कोई भी अंततः अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। फिर भी पिछले 22 दिनों तक बंद रहने के बाद उन पांचों ने खर्च करने में थोड़ी हद पार कर दी। कुल मिलाकर उन्होंने मिलकर 90,000 ट्रेनिंग से थोड़ा ज्यादा खर्च किया। इतनी रकम कमाने में एक आम आदमी को 2 से 3 साल लग जाते हैं। भाड़ी के सैनिकों का जीवन ऐसा ही होता है और एवी की टीम को ईमानदारी से उसी पेशे को अपनाने वाले अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक संयमित माना जा सकता है। फिर भी एक अच्छे आराम के बाद काम पर लौटने का समय आ गया था। उन पांचों ने सहमति जताई थी कि यात्री जहाजों का बेड़ा आने तक वहीं रुकना और फ्रैगॉन सिस्टम में काम शुरू करना सबसे अच्छा होगा। ड्रामेज सिस्टम की ओर जल्दी जाने से उनकी संभावित कमाई में ही कमी आती। जैसे जैसे वे राजधानी सिस्टम के करीब पहुंचते गए, इलाका उतना ही सुरक्षित होता गया। भाड़ी के सैनिकों के अनुरोध भी बहुत कम होते गए। उनके और उनके अंतिम गंतव्य के बीच यह संभव था कि उन्हें फ्रैगॉन सिस्टम जितना काम उपलब्ध कराने वाला कोई दूसरा सिस्टम मिले। इसलिए वहां रुककर जितना हो सके ट्रेनिंग कमाना ही समझदारी थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने सभी हथियारों से सीधे निशाने लगाए। फिर आश्चर्यजनक रूप से समुद्री डाकुओं की ढालें उनके शक्तिशाली लेजरों का सामना कर सकी, जो पूरे गठबंधन में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ थे। फिर भी जलता हुआ प्लाज्मा उन्हें आसानी से चीरता हुआ निकल गया और कसेंड्रा ने आगे बढ़ते हुए 8 बचे हुए समुद्री डाकुओं को और नुकसान पहुंचाने के लिए कठोर स्ट्रैटेजी बनाए। मुड़ो और उसे पकड़ो, एक डाकू ने वाइड बैंड संचार पर चिल्लाया। ये सुनकर एवी ने बुदबुदाया, बेवकूफ। जब वे उस पर हमला करने के लिए दौड़ रहे थे, तभी काइडेन ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया और अपने हथियारों से हमला बोल दिया। उसके मध्यम आकार के जहाजों में हथियार लगाने के लिए अधिक हॉट पॉइंट थे और उसने इसका भरपूर फायदा उठाया था। 6 पल्स लेजर एक के बाद एक तेजी से दागे गए और 4 मल्टी कैनन चालू हो गए और उन्होंने प्रोजेक्टाइल की बौछार कर दी। लेजरों के केंद्रित विस्फोट ने समुद्री डाकू की पहले से ही कमजोर ढाल को पिघला दिया और आसानी से उसे भेद दिया। फिर मल्टी कैनन की आग ने जहाज के कॉकपिट को छलनी कर दिया और अंदर बैठे पायलट को मार डाला। यही काइडेन की युद्ध शैली थी। शक्तिशाली लेजरों से अपने दुश्मनों की ढालों को तोड़ो और फिर उन्हें उच्च शक्ति वाली गोलियों की बौछार से खत्म कर दो। एवी और काइडेन ने मिलकर उन 10 लोगों को मार गिराया जिन्होंने उन्हें रोका था। उनकी ढालों को मामूली नुकसान पहुंचा था, लेकिन कुल मिलाकर यही शानदार जीत थी। जब उन्होंने अपना ध्यान बचे हुए समुद्री लुटेरों और उस छोटे काफिले पर वापस केंद्रित किया जिस पर वे हमला कर रहे थे, तो हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए रखे गए 5 भाड़े के गार्ड भाग गए थे। एक ऐसा निर्णय जिसने उनकी जान तो बचाई, लेकिन उनके ग्राहकों को छोड़ना पड़ा। उनके ट्रस्ट निष्क्रिय हो गए हैं और ऐसा लगता है कि समुद्री लुटेरे जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैस्मिन ने घृणा और चिंता भरे स्वर में कहा। ये देखकर कि एवी और काइडेन ने उनकी अलग टुकड़ी को खत्म कर दिया है, समुद्री लुटेरे कमांडर ने सीधे उनसे संपर्क किया। वहीं रुक जाओ वरना हम इन व्यापारियों को उड़ा देंगे। अगर तुम हमें शांति से माल ले जाने दोगे तो हम किसी को नहीं मारेंगे। हाँ ठीक है, जो करना है करो, एवी ने जवाब दिया और अपनी भारी लेजर तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। काइडेन ने भी अपने हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी। एक अच्छी भाड़ी की सेना के सैनिक को एक बात पक्की पता होती थी, वो ये कि समुद्री लुटेरों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जितना आसान था। उनकी बात न मानने के बावजूद भी समुद्री लुटेरों ने अपनी धमकियों पर अमल नहीं किया। अगर वे मालवाहक जहाजों को नष्ट कर देते तो वे अपना ज्यादातर सामान खो देते जिसे वे चुराने की कोशिश कर रहे थे। इस हमले में पहले ही हुए भारी नुकसान को देखते हुए ये बेहद बुरा फैसला था। हताश होकर कमांडर ने पास में छिपी अपनी अतिरिक्त सेना को संदेश भेजा। 17 और लड़ाके जल्द ही रास्ते में होंगे। इस बीच उसने अपने बेतरतीब दल को एकजुट रखा और जितना हो सके आदेश दिए। लगता है हीरो बनने की कोशिश करने से तुम दोनों मारे जाओगे। मैं उन हथियार प्रणालियों को अपने जहाजों में लगाने के लिए बेताब हूं। अरे लेजर पर मेरा पहला हक है, बाकी की मुझे परवाह नहीं। लड़ाई खत्म होने से पहले ही समुद्री लुटेरों ने अपनी जीत की योजना बनाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि उनके 17 और साथियों के जुड़ने से वे आसानी से 2 जहाजों को हरा देंगे। हालांकि आरक्षित सेना को जल्द ही एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। एजरा ठीक इसी स्थिति का इंतजार कर रहा था और उसने क्षुद्रग्रह क्षेत्र से गुजर रहे समुद्री डाकुओं के समूह पर हाथ लगाकर हमला कर दिया। स्पेक्टर के शक्तिशाली हथियारों और शानदार गतिशीलता का उपयोग करते हुए वह क्षुद्रग्रहों के चारों ओर तेजी से घुमा और बिना एक भी बार खाए अपने लक्ष्यों को एक करके नष्ट कर दिया। कौशल और जहाज की विशेषताओं में अंतर बहुत अधिक था। संख्या में 10 गुना से भी अधिक होने के बावजूद समुद्री डाकू हार रहे थे। धिक्कार है, पीछे हटो, समुद्री डाकू कमांडर चिल्लाया। वह पहले ही अपनी आधी से अधिक सेना खो चुका था और यह स्पष्ट था कि युद्ध का रुख किस ओर जा रहा था। हाँ, हम $30,000 के इस भारी भरकम ट्रेनिंग इनाम को यूं ही नहीं जाने देंगे। एवी ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान लिए कहा। इन समुद्री डाकुओं के पास औसत से बेहतर उपकरण और कौशल थे और इसी वजह से उन पर इनाम भी बहुत ज्यादा था। वे काफी उपद्रव मचा रहे थे, इसलिए अलायंस पुलिस ने भाड़ी के सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए उकसाने के लिए उनके सिर पर इनाम बढ़ा दिया था। अंत में एवी और उसकी टीम ने सभी समुद्री डाकुओं का सफाया कर दिया और इस प्रक्रिया में 7 मालवाहक जहाजों को बचा लिया। व्यापारियों के सरदार ने तुरंत एवी से संपर्क करके उन्हें धन्यवाद दिया और मदद मांगी। समुद्री डाकुओं ने उनके ट्रस्ट को निष्क्रिय कर दिया था और उन्हें तब तक सुरक्षा की जरूरत थी जब तक कोई उन्हें फ्रैगॉन 3 तक ले जाने के लिए नहीं आ जाता। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 102 लगन से काम करना 2 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। हम आपके साथ रहकर आपकी सुरक्षा करने में खुशी महसूस करेंगे, लेकिन हमारी सेवाएं मुफ्त नहीं है। आखिर हम भाड़ी के सैनिक हैं। एवी ने छोटे काफिले के नेता को जवाब दिया। उसे कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली और दूसरी तरफ की महिला ने उसे कहा कि उसे पहले दूसरे कप्तान से बात करनी होगी। समुद्री लुटेरों द्वारा उनके जहाजों को पहुंचाया गया नुकसान पहले से ही मरम्मत के लिए काफी महंगा साबित हो रहा था और अधिक नुकसान होने से वे कर्ज में डूब सकते थे। क्या आप वाकई में उनकी मदद नहीं कर सकते? यही तो सही होगा, जैस्मिन ने कहा। पुलिस में रहते हुए न्याय की भावना उसके अंदर आज भी उतनी ही प्रबल थी। ये निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन भाड़ी के सैनिकों के लिए अपनी सेवाएं मुफ्त में देना ठीक नहीं है। हम पैसे के लिए लड़ते हैं, सीधी सी बात है। अगर हम हर उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते रहे जो किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फंसा हो, तो हम खुद को और अपने संसाधनों को भी खत्म कर देंगे। कसांड्रा के सीधे लेकिन तर्कसंगत इनकार का जैस्मिन के लिए विरोध करना मुश्किल था। फिर भी यह एवी का जहाज था, इसलिए उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या उसकी राय अलग है। मुझे माफ करना जैस्मिन, लेकिन मैं कसांड्रा से काफी हद तक सहमत हूं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई मेरी आंखों के सामने खतरे में हो तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं। हो सकता है मैं हीरो बनने की कोशिश न कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वीरता दिखाने का कोई समय और स्थान नहीं होता। अपनी दयालु साथी और प्रेमिका को मनाने के लिए एवी ने समुद्री डाकुओं से बचाए गए मालवाहक जहाजों से मुआवजा पाने का एक और तरीका सोचा। आखिरकार जब उसने उन नष्ट हुए जहाजों पर नजर डाली जिन्हें डाकू चला रहे थे, तो उसे एक अच्छा विचार आया। उसके एजरा और काइडेन के जहाजों की एक बड़ी कमी माल रखने की जगह की कमी थी। उनके शक्तिशाली हथियारों और उच्च गतिशीलता के लिए कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता था। यहां तक कि जब उन्होंने कई समुद्री डाकुओं को मार गिराया, तब भी उन्हें ज्यादातर काम का सामान पीछे छोड़ना पड़ा। व्यापारी जहाजों के कप्तानों के आपस में मामला सुलझाने से पहले ही एवी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें अपना प्रस्ताव दिया। जाहिर है, अगर उनके सारे कार्गो होल्ड भरे होते तो ये बात बेमानी हो जाती, लेकिन किस्मत से उन्होंने इससे पहले एक दूसरे सिस्टम में सामान उतार दिया था और उनके पास लगभग 20% कार्गो स्पेस खाली था। ठीक है, तो भुगतान के बदले अगर आप उन समुद्री लुटेरों से मिले कुछ सामान और उपकरण जमा करके बेच दें जिन्हें हमने आपके लिए मार गिराया है, तो हम इसे ही पर्याप्त भुगतान मानेंगे। एवी को व्यापारियों से इस उदार प्रस्ताव के लिए हार्दिक धन्यवाद मिला और उन्होंने कहा कि वे भविष्य में उनका एहसान चुकाने में खुशी महसूस करेंगे। सौदा तय होने के बाद एवी, एजरा और काइडेन ने अपने कलेक्शन ड्रोन का इस्तेमाल करके मलबे में से अभी भी सही सलामत हथियार प्रणाली, शील्ड जनरेटर, एयर फिल्टर और अन्य कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चूंकि इन समुद्री लुटेरों के पास औसत से बेहतर साजो सामान था, इसलिए यह निश्चित रूप से उनके सामान्य लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान था। उन्हें कम से कम कुछ लाख ट्रेन अतिरिक्त मिलने की उम्मीद थी। कुछ समय बाद अलायंस पुलिस के कुछ जहाज जांच करने और व्यापारी काफिले को वापस फ्रैगॉन 3 ले जाने के लिए आए। उनके कमांडर ने एवी को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया और समुद्री लुटेरों से प्राप्त डेटा कैश को स्वीकार कर लिया। उम्मीद थी कि वे पास की किसी चौकी का पता लगाकर उस जानकारी से उसे नष्ट कर सकेंगे। हालांकि घटनाओं का यह सिलसिला सबके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। अपने ग्राहकों को छोड़कर भागने वाले 5 भाड़ी के सैनिकों को अनुबंध तोड़ने और अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बुरी स्थिति में उन्हें भाड़ी के सैनिकों के संगठन से भी निकाला जा सकता था। हालांकि यह अक्सर अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पूर्व भाड़ी के सैनिक जिन्हें काम नहीं मिलता था, वे अक्सर खुद समुद्री लुटेरे बन जाते थे।
खैर ये निश्चित रूप से फायदेमंद रहा, लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं है। हमें अभी भी काम करना है और बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना बाकी है। एवी ने डाउनग्लेस को वापस क्षुद्रग्रह क्षेत्र में ले जाते हुए कहा था कि वे इलाके में गश्त करने के अपने मिशन को जारी रख सकें। अल्पविराम। अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं का 2 सप्ताह तक शिकार करने और उन जहाजों की रक्षा करने के बाद जिन पर अपराधी हमला कर रहे थे, एवी के समूह द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध समाप्त हो गया। इस दौरान उन 5 ने समुद्री डाकुओं की एक अंतहीन लहर का सफाया किया। चाहे वे कितने भी मार गिराते, अगले ही दिन उनकी जगह और आ जाते थे। इनमें से बहुत से अपराधी फ्रैगॉन सिस्टम में आने वाले मूल्यवान सामानों की भारी आवाजाही से आकर्षित हो गए थे। वे कुछ ऐसे जानवरों की तरह थे जो चमकदार वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं और खतरे को जानते हुए भी अपनी प्रवृत्ति का विरोध नहीं कर पाते। तो हमने कुल कितने समुद्री डाकुओं को मारा? एवी ने फ्रैगॉन 3 की ओर वापस जाते हुए पूछा। लगता है तुम्हारे एजरा और मेरे भाई के बीच हमने 378 दुश्मनों को मार गिराया। जहां तक व्यक्तिगत हत्याओं की बात है, एजरा ने मामूली अंतर से सबसे ज्यादा 130 दुश्मनों को मारा। हमने 127 को और काइडेन ने 121 को मार गिराया। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर था, तीनों ने लगभग बराबर संख्या में दुश्मनों को मारा था। इससे साबित होता है कि वे एक साथ अच्छा काम कर सकते थे और उनमें कौशल का स्तर भी लगभग एक जैसा था। मुझे खुशी है कि मैंने हमारी कमाई को प्रतिशत के आधार पर बांटने का फैसला किया। हम सब ऐसे ही हैं जो ज्यादा पैसे के लिए खुद ज्यादा दुश्मनों को मारने के लिए पागल हो जाते हैं। एवी ने सोचा, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर उनमें से हर एक को केवल उन समुद्री डाकुओं से इनाम मिलता जिन्हें उन्होंने खुद मारा था, तो ये स्पष्ट था कि क्या होता। वे सहयोग करने के बजाय आपस में ही लड़ने लगते। बेशक वेतन वितरण के उनके तरीके में कुछ कमियां भी थी। अगर उनमें से कोई काम में ढिलाई करता, तो भी उसे उतना ही प्रतिशत वेतन मिलता। सौभाग्य से उनमें से कोई भी ऐसा करने वाला नहीं था। एक तरह से वे अभी एक दूसरे से यह साबित करने की होड़ में थे कि कौन सबसे बेहतर है। एवी, एजरा और काइडेन तीनों के व्यक्तित्व बहुत मजबूत थे। हर कोई दूसरों के सामने खुद को साबित करना चाहता था। वे साथ काम करते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी थे। एवी जानता था कि अगर उसने अपनी कुशलता में ढिलाई बरती, तो उनमें से कोई भी जरूरत पड़ने पर उसे जबरदस्ती नेता का पद छीन लेगा। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 103 मुसीबतों का सामना करना। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। धिक्कार है, वो बदमाश कहां गया? मैंने तुमसे कहा था कि उसे वो टैबलेट मत देना। मुझे कैसे पता चलता कि वो उसका इस्तेमाल भागने के लिए कर सकता है? उसमें तो किसी नेटवर्क को एक्सेस करने की क्षमता भी नहीं थी। बस कुछ गेम और किताबें डाउनलोड की हुई थी ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके और उसे चुप कराया जा सके। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन क्वालिटी में पढ़ने के लिए गूगल पर novelet.net वेबसाइट खोजें। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। बैकीगंज चालाक होते हैं, उन्हें कुछ पुर्जे दे दो और वो जो चाहे जोड़ तोड़ कर बना लेते हैं। इससे अच्छा तो यही होता कि तुम उसे एक सीधे देते। एक सुनसान गली में एक कंटेनर के पीछे छिपा हुआ एक छोटा 6 भुजाओं वाला मानवाकार प्राणी अपने पीछा करने वालों की बड़बड़ाहट सुन रहा था। लगभग 10 दिन पहले उसे जोएटे सिस्टम में एक छोटी चौकी पर छिपते हुए पकड़ा गया था। उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे एक जहाज पर धकेल दिया और एक नए स्टेशन पर ले आए जहां उसे हिरासत में रखा गया था। कुछ समय बाद ही उसे अपने अपहरण का कारण पता चला। ये लोग उसका इस्तेमाल उसके चाचा को अपने लिए काम करने पर मजबूर करने के लिए कर रहे थे। वे उसके साथ ठीक-ठाक बर्ताव कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके चाचा उनकी नापाक योजनाओं में उनका साथ दें। आखिरकार वही कैदी ही था। कुछ दिनों तक एक गार्ड को परेशान करने के बाद वही काम का उपकरण हासिल करने में कामयाब हो गया, जिसे उसने पुर्जों में तोड़कर अपने सुरक्षा तंत्र को नाकाम कर दिया। बदकिस्मती से उसके भागने का पता जल्दी ही चल गया और उसका पीछा कर रहे लोगों की तुलना में उसके छोटे पैर उसे ज्यादा दूर तक तेजी से नहीं ले जा सके। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि वह एक ऐसे गोदाम वाले इलाके में था जहां इंसानों का आना जाना बहुत कम होता था। अब तक उसे मदद मांगने के लिए कोई नहीं मिला था। आसपास सिर्फ वही गार्ड थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। फिर भी वह खुद को दोबारा पकड़े जाने नहीं दे सकता था। अपने चाचा के लिए भी और अपनी जान के लिए भी। फ्रैगॉन 3 लौटने पर एवी और उसकी टीम समुद्री लुटेरों को मार गिराने के इनाम लेने के लिए निकटतम एलायंस पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। औसतन 13,200 ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हें लगभग 5 मिलियन ट्रेनिंग मिलने वाले थे। प्रतिदिन 1,50,000 ट्रेनिंग के मूल वेतन के साथ-साथ व्यापारी जहाजों द्वारा उनके लिए ले जाए गए उपकरणों की बिक्री से मिलने वाली राशि को मिलाकर उनकी कमाई काफी अच्छी थी। मुझे लगता है कि कहीं रुककर समुद्री लुटेरों का शिकार करना ही पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने पिछले 2 हफ्तों में मूनराइज बेड़े की 22 दिनों तक सुरक्षा करने से कहीं ज्यादा कमाया है। जैस्मिन ने अपने समूह द्वारा हाल ही में किए गए 2 कामों की तुलना करते हुए टिप्पणी की। इस बार तो यही हाल है, लेकिन गार्ड मिशन ज्यादा स्थिर होते हैं। सिर्फ ऐसी जगहों पर जहां समुद्री डाकुओं की भरमार होती है, वहीं आप उनका शिकार करके इतनी कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। एजरा ने अपने सालों के अनुभव को याद करते हुए कहा, हालात हमेशा बदलते रहते थे, जिससे एक काम दूसरे से ज्यादा फायदेमंद होता था और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कब हालात बदल जाएंगे। जब वे पांचों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे अपने पैसों से क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वे स्टेशन के गोदाम वाले इलाके के पास पहुंच गए। चुंबकीय ट्राम परिवहन प्रणाली के अचानक बंद होने के कारण उन्हें पैदल चलना पड़ा था और यही सबसे तेज रास्ता था। कुछ और लोग भी इसी रास्ते से जा रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था, कम से कम तब तक जब तक कि एक छोटा नकाबपोश आदमी तेजी से सड़क पर नहीं आ गया। एक पल बाद 2 बड़े आदमी उसी दिशा से आए और बैकलिन को पकड़ लिया, जो थकान से गिर पड़ा था। ये सब एवी और उसके साथियों के सामने हुआ। आमतौर पर इससे थोड़ा हंगामा हो सकता था, लेकिन दोनों आदमियों ने एलायंस पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। देखने वालों को तो बस यही लग रहा था कि 2 पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं, सिवाय एक के। क्या कोई समस्या है? जैस्मिन ने आगे बढ़कर दोनों आदमियों की बात काटते हुए कहा। पुलिस का आधिकारिक काम है, हट जाओ। दोनों ने अपने बंदी को जल्दी से घसीटते हुए कहा। उनमें से एक ने उसे उठा लिया था और उसे बोलने से रोकने के लिए अपना मुंह उसके मुंह पर रख दिया था। क्या प्रोटोकॉल के अनुसार आपको किसी संदिग्ध व्यक्ति को ले जाने के लिए वाहन का इंतजार नहीं करना चाहिए? और आप गोदाम वाले इलाके में वापस क्यों जा रहे हैं? सबसे नजदीकी स्टेशन उस तरफ है। एलायंस पुलिस के असली सदस्यों से उनकी समानता को उजागर होते देख दोनों आदमी और आक्रामक हो गए और जैस्मिन को धमकी देने लगे कि अगर वह उनके रास्ते से नहीं हटी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुर्भाग्य से उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे किससे निपट रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुझे अपने बैज दिखाएंगे तो मैं हट जाऊंगी, जैस्मिन ने कहा। अब तक उनके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित नहीं हुई थी। दोनों आदमियों ने अपने चेहरे पर निराशा के भाव लिए अपने बैज निकाले और उन्हें दिखाया। वे बैज और उनकी वर्दी दोनों ही आधिकारिक लग रहे थे। बहुत कम लोग ही पहली नजर में गड़बड़ी पहचान पाते, लेकिन जैस्मिन पहचान गई। मुझे सच में नहीं पता कि आपने ये कहां से हासिल किए। ये वर्दी और बैज असली हैं, लेकिन ये 10 साल पुराने हैं और इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। मौजूदा वर्दी और बैज में शायद ज्यादा बदलाव न हुए हों और आप शायद इनसे ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बना लें, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं जो हर दिन वर्दी पहनता था और लगभग हर समय अपने साथ बैज रखता था। जब जैस्मिन ने असली पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, तो उन दोनों आदमियों का सब डूब गया। उन्होंने तुरंत अपनी लेजर पिस्तौलें निकाल ली और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने की योजना बना ली। अगर असली एलायंस पुलिस आ जाती तो वे बातचीत से इस स्थिति से बच नहीं पाते। लेकिन जैसे ही उन्होंने हथियार निकालने की कोशिश की, उन पर लाल रोशनी की कई लकीरें पड़ गईं। एवी, कसांड्रा, जैस्मिन, एजरा और काइडेन ने सबसे पहले अपनी बंदूकें निकाली थीं। वे दोनों आदमियों के आते ही हिंसा भड़कने की तैयारी में थे। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 104 संकट का सामना करना 2। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। ये है पुलिस की वर्दी, एवी ने हैरानी से कहा। नकली पुलिस वालों को 3-3 गोलियां लगी थी, फिर भी वे खड़े रहे और अपने हथियार नहीं छोड़े। उनकी वर्दी 10 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें लेजर रोधी फाइबर लगे थे, जिन्होंने एवी और उसके साथी की गोलियों से हुए नुकसान को काफी हद तक रोक दिया था। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनकी लेजर पिस्तौलें गैर घातक मोड पर सेट थीं। फिर भी दोनों आदमियों के साहस के बावजूद लड़ाई का नतीजा तय हो चुका था। एवी और काइडेन ने अपनी बंदूकें सीधे दोनों नकली पुलिस वालों के चेहरों पर तान रखी थी। एक हल्का धमाका भी असहनीय दर्द और गंभीर चोट पहुंचा सकता था, जिसके लिए लंबे इलाज की जरूरत पड़ती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इन्हें छोड़ देता, एजरा ने अपने विशाल कद और युद्ध के अनुभव का पूरा दबदबा दिखाते हुए कहा। आम लोग ऐसे भारी दबाव में टूट जाते, लेकिन ये दोनों पेशेवर थे। क्योंकि तुमने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, मुझे यकीन है कि तुम इस बैकलिन को भी बचाना चाहोगे। अगर तुमने अपने हथियार नीचे नहीं रखे और हमें जाने नहीं दिया, तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। कोई और रास्ता न देखकर बेवांडो के भतीजे को पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली और उसे बंधक बना लिया। ये देखकर शायद कुछ लोग डर जाते, लेकिन एवी ने बस काइडेन की तरफ देखा और सिर हिला दिया। एक पल में ही एक लाल किरण चमकी और पहले से ही पिटे हुए धमकी देने वाले उस बेवकूफ के चेहरे पर तेज लेजर का वार हुआ। कहने की जरूरत नहीं है, वह अपने बंदी के गले पर अपनी पकड़ नहीं रख सका और उसने उसे छोड़ दिया। बेवांडो का भतीजा तुरंत जमीन पर गिरने लगा, लेकिन एजरा अविश्वसनीय रूप से फुर्ती से हरकत में आया और बेचारे को दर्दनाक गिरने से पहले ही पकड़ लिया। बचा हुआ नकली अधिकारी बिल्कुल स्थिर रहा और उसके माथे से घबराहट के कारण पसीना बह रहा था। एवी की लेजर पिस्तौल अभी भी उस आदमी के चेहरे पर तनी हुई थी और उसके साथी का उसके बदले में जमीन पर चीखना और डरना इस बात का सटीक उदाहरण था कि अगर उसने और विरोध किया तो उसका क्या अंजाम होगा।
कोई और चारा न देखकर उस आदमी ने अपना हथियार गिरा दिया और हाथ ऊपर कर लिए। अगर उसे हार ही माननी थी तो वापस लड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसे उसे और ज्यादा दर्द सहना पड़ता। लगता है जिस आदमी का वे पीछा कर रहे थे वह बेहोश हो गया है। एजरा ने बैटगिगन को अपने हाथों में पकड़े हुए कहा। किसी विशालकाय प्रजाति के व्यक्ति को एलायंस की सबसे छोटी प्रजाति के सदस्य को अपने हाथों में पकड़े देखना थोड़ा अवास्तविक था। जिस बेचारे बच्चे का पीछा किया जा रहा था वह एजरा की हथेली में किसी मुलायम खिलौने की तरह समा गया था। कुछ ही सेकंड बाद एवी और उसके साथियों को सायरन की आवाज सुनाई दी। उनके साथ उसी सड़क पर कई और लोग भी चल रहे थे और जब लेजर चलने लगी तो सब भाग गए, लेकिन किसी ने तो पुलिस को जरूर सूचना दी होगी। कुछ ही देर में एक अंडाकार आकार का तैरता हुआ वाहन जिसके बाहरी हिस्से पर हरे और पीले रंग की चमकती बत्तियां लगी थी उस इलाके में आ गया। जैसे ही वह उतरा, कवच पहने और लेजर राइफल लिए 6 अधिकारी बाहर कूद पड़े। चूंकि पुलिस बला चुका था इसलिए एवी और उसकी टीम ने अपने हथियार रख दिए और उन्हें मोर्चा संभालने दिया। अधिकारियों के बीच अत्यधिक शत्रुता का माहौल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 5 हथियारबंद भाड़ी के सैनिक उनके साथियों पर हमला कर रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए बचे हुए अपहरणकर्ता ने चिल्लाकर कहा, इन्हें गिरफ्तार करो। इन्होंने 2 अधिकारियों पर हमला किया है और एक अपराधी को भागने में मदद कर रहे थे। एवी ने इस पर अपनी आंखें घुमाई और धीरे-धीरे उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़े पुलिसकर्मियों की ओर मुड़ा। उसकी जैकेट पर एलायंस सिल्वर क्रॉस ऑफ हीरोइज्म लगा हुआ था। इस पर प्रभारी अधिकारी की नजर तुरंत पड़ी। मैं समझता हूं कि यह स्थिति कैसी दिख रही है, लेकिन ये दोनों आदमी नकली हैं। सिल्वर क्रॉस प्राप्त करता होने के नाते मैं कभी भी जानबूझकर एलायंस पुलिस के असली सदस्यों पर हमला नहीं करूंगा। अगर आप हमें समझाने का मौका दें तो हम सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। एवी ने आत्मविश्वास से कहा। नहीं, उनकी बात मत सुनो, वे बस तुम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आदमी घबराकर पुलिस अधिकारियों को एवी, कसांड्रा, जैस्मीन, एजरा और काइडेन को बिना बोलने का मौका दिए हिरासत में लेने के लिए कहने लगा। और यह शायद कामयाब भी हो जाता अगर एवी और एजरा ने अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रमुखता से प्रदर्शित न किए होते। यहाँ की पुलिस जानती थी कि ऐसे पुरस्कार प्राप्त करना कितना मुश्किल होता है और एलायंस इन्हें अविश्वसनीय लोगों को नहीं देता था। जैस्मीन ने बीच में कहा, अगर आप उनकी वर्दी और बैच को ध्यान से देखें तो मुझे यकीन है कि गड़बड़ियां साफ हो जाएंगी। प्रभारी अधिकारी ने सिर हिलाकर अपने 3 आदमियों को उन दोनों की जांच करने के लिए भेजा। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि जैस्मीन ने जो कहा था वह सही था। दोनों कथित अधिकारियों के पास पुरानी वर्दी और बैच थे जो चलन में नहीं थे। निस्संदेह वे नकली थे। इन्हें काबू में करो, हम पुलिस का भेष बनाकर घूमने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुरंत ही दोनों आदमियों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस की गाड़ी तक घसीट कर ले जाया गया और उसमें बने हालात में डाल दिया गया। उन्हें अपने अपराधों के लिए लंबे समय तक जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको असुविधा हो, लेकिन क्या आप हमारे साथ थाने चलेंगे ताकि हम आपके बयान ले सकें? प्रभारी साजन ने पूछा। जाहिर है यह एक ऐसा अनुरोध था जिसे वे शायद ही मना कर सकते थे। ऐसा करने से वे उन पुलिस वालों को नाराज कर देते जो अभी आकर मामला निपटा कर आए थे। साथ ही वे वैसे भी थाने जा रहे थे ताकि अपने द्वारा जमा किए गए इनामों को प्राप्त कर सकें। एवी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वह तथा उसकी टीम लगभग 1 मिनट तक दूसरी पुलिस गाड़ी के आने और उन्हें ले जाने का इंतजार करते रहे। थाने जाते समय साजन फराश ने उनसे स्थिति के बारे में पूछा। एवी ने एक सीट पर बैठे बेहोश बैटगिगन की ओर देखते हुए कहा, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन वे उसका पीछा कर रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें उसके होश में आने तक इंतजार करना होगा। फिलहाल उन दोनों आदमियों पर एलायंस पुलिस के सदस्य होने का नाटक करने का आरोप लगाया जाएगा। पूरी जानकारी मिलने के बाद हम उनके द्वारा किए गए अन्य अपराधों पर कार्रवाई करेंगे। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 105 मुसीबतों का सामना करना 3। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। नाकाबिल बेवकूफ, इनको अभी अभी खबर मिली थी कि उसके आदमियों ने बेवांडो के भतीजे को खो दिया है और फिर उसे चुराने की कोशिश में एलायंस पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। उसकी पहले से ही टूटी-फूटी मेज पर 2 और चोटें लगी, जिससे धातु में पहले से भी गहरे निशान पड़ गए। अब तक हुई सभी निराशाजनक घटनाओं में से यह आखिरी थी। गुस्से में उसने अपने सहायक को कमरे में बुलाया और आगे की योजना पर चर्चा शुरू कर दी। बेवांडो को काबू में रखने के लिए उसने उसे हर दिन अपने भतीजे से 15 मिनट की वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी थी। शुरू में तो यह एक छोटी सी कीमत थी ताकि विशेषज्ञ इंजीनियर उसकी मर्जी के मुताबिक काम करे, लेकिन अब ये बात उसे भारी पड़ रही थी। हम लगभग तैयार ही थे और अब ये सब सबसे बुरे समय पर हो गया। इनिकुस ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी मेज पर पड़ते हुए कहा। उसका सहायक अपने मालिक के गुस्से के बावजूद शांत रहा और बातचीत जारी रखी। मैंने पता लगा लिया है कि हमारे आदमी और बेवांडो का भतीजा किस थाने में है। दुर्भाग्य से एलायंस पुलिस स्टेशन में घुसपैठ करना व्यावहारिक होगा। जाहिर है, मुझे ये पहले से ही पता है। इनिकुस बड़बड़ाया, अगर मैं अपने सभी एजेंटों को भेज दूं और वे सफल भी हो जाएं तो भी हमले का संबंध मुझसे ही जुड़ जाएगा। खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए इनिकुस के दिमाग में क्या करना है ये तेजी से चल रहा था। अपनी छवि को साफ रखने के लिए वह कुछ भी खुले तौर पर नहीं कर सकता था। अगर वह एलायंस पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो जाता तो सिस्टम के शीर्ष पद के लिए अपने सभी प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का कोई मतलब नहीं होता। अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन दूसरा को उन चरमपंथियों को कार्रवाई करने के लिए उकसाओ। एलायंस पुलिस उनसे निपटने में इतनी व्यस्त होगी कि उनके किसी थाने में हुई छोटी-मोटी घुसपैठ पर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। बेवांडो के भतीजे को जरूर वापस लाओ और उसे भागने देने वाले मूर्खों को पकड़ो। सिर झुकाकर इनिकुस का सहायक अपने मालिक के आदेशों का पालन करने में जुट गया। पुलिस स्टेशन में एवी, जैस्मीन, एजरा और काइडेन ने साजन फराश के साथ हुई घटना के बारे में अपने बयान दिए। इसी दौरान कसांड्रा उन इनामों को लेने चली गई जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। जब वे अपना बयान खत्म कर रहे थे तभी उन्होंने जिस बैटगिगन को बचाया था वह आखिरकार जाग उठा। क्या मैं कहां हूं? अपने आसपास के माहौल से भ्रमित और आसपास के लोगों को न पहचान पाने के कारण बेवांडो का भतीजा स्वाभाविक रूप से घबरा गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए एवी, जैस्मीन, काइडेन और एजरा उठकर जाने लगे। हालांकि उनके जाने से पहले एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में क्या हो रहा था बोल पड़ा। मुझे पता है कि मुझे भागना नहीं चाहिए था, लेकिन वे मुझे मार डालने वाले थे। मैं वादा करता हूं कि मैं ओडियम सिंडिकेट के खिलाफ गवाही दूंगा जैसा कि मुझे देना चाहिए था। कृपया मेरे चाचा को बचाने में मेरी मदद करें। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 106 फ्रैगन पर आक्रमण 3। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। हालांकि एवी और काइडेन को बेटो की कही बात का महत्व समझ नहीं आया था, लेकिन जैस्मिन और एजरा के चेहरे के भावों से साफ पता चल रहा था कि वे ओडियम सिंडिकेट के बारे में कुछ जानते थे। साजन फराश इस बात से काफी नाराज थे कि बेटो ने इतनी संवेदनशील जानकारी एक अनजान व्यक्ति को बता दी थी। एवी ने जैस्मिन के कान में फुसफुसाते हुए पूछा, क्या मुझे इस ओडियम सिंडिकेट के बारे में कुछ जरूरी जानना चाहिए? जैस्मिन ने जवाब दिया, हाँ, वे एक अवैध संगठन है जो गठबंधन के तीसरे क्षेत्र में काम करते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि यूसन सिस्टम में उनका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन लगता है कि वे जेटिस कंसोर्टियम से कुछ बेहद नशीले पदार्थ लाते हैं। अपनी यादों में गहराई से उतरते हुए एवी को बड़े-बड़े तारामंडल चार्ट याद आए जिन्हें उसे छात्र जीवन में याद करने के लिए मजबूर किया गया था और उसे जेटिस कंसोर्टियम की धुंधली सी याद आ गई। वे मूलतः कई निगमों का एक शासी निकाय थे जो एक विशाल भूभाग को नियंत्रित करते थे और ग्रामीण गठबंधन के साथ सीमा साझा करते थे। दोनों शक्तियों के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे क्योंकि जेटिस कंसोर्टियम हमेशा गठबंधन के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता रहता था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये जानकारी किसी और के साथ साझा न करें, साजन फराश ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। जाहिर है, ऐसी जानकारी का बाहर न निकलना ही बेहतर था। विशेष सामग्री मुफ्त में पाएं। हालांकि इस घटनाक्रम के बारे में चिंता करने का समय नहीं मिला था कि कुछ और भी गंभीर घटना घटित हो गई। पूरे स्टेशन में सायरन बजने लगे और इमारत में पहले से शांत खड़े पुलिसकर्मी घबरा गए। जैस्मीन, इस अलार्म का क्या मतलब है? आमतौर पर शांत और संयमित पुलिसकर्मियों को इस तरह घबराया हुआ देखकर एवी ने तुरंत अपने पास मौजूद सबसे विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। यह एक चेतावनी है। इससे पहले कि जैस्मीन एवी को पूरी बात समझा पाती, एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड बाद पूरी इमारत जोर से हिल गई। जो लोग युद्ध से परिचित थे उनके लिए स्पष्ट था कि यह क्या था। आसपास ही एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे बस्ती को भारी नुकसान पहुंचा था। सौभाग्य से ऐसा नहीं लग रहा था कि बस्ती की बाहरी दीवारें टूट गई हों क्योंकि पुलिस स्टेशन के आपातकालीन शटर सक्रिय नहीं हुए थे, लेकिन यह निसंदेह एक अभूतपूर्व आपात स्थिति थी। आप सभी तहखाने के आश्रय स्थल की ओर बढ़ें, साजन फराश ने आदेशात्मक स्वर में कहा। उनकी ओर इशारा करते हुए एवी ने देखा कि स्टेशन के कर्मचारी नाविक एक पंक्ति में खड़े होकर एक ही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिर भी न तो एवी और न ही उसके साथी उन लोगों के साथ सुरक्षा की ओर भागे जो भाग रहे थे। वे भाड़े के सैनिक थे। संघर्ष ही उनका मुख्य काम था। इस घटना के सुलझने तक सुरक्षित जगह पर छिपना उनकी आदत नहीं थी। तुरंत ही चारों ने अपने टर्मिनल निकाले और कहा, ठीक है, चलो आगे कसांड्रा से मिलते हैं और चलते हैं। एवी ने आगे बढ़कर भागती भीड़ को चीरते हुए रिसेप्शन डेस्क की ओर कदम बढ़ाया जहां कसांड्रा उनके द्वारा मारे गए दुश्मनों के इनाम का पैसा इकट्ठा कर रही थी। जब चारों उस कमरे में पहुंचे जो पहले की तरह ही चहल-पहल से भरा था तो उन्होंने कसांड्रा को एक कोने में खड़े देखा। उसका दाहिना हाथ उसकी लेजर पिस्टल पर था।
तो योजना क्या है? एवी ने तुरंत बताया कि वे अपने जहाजों पर वापस जाएंगे और तैयार होकर भाड़े के सैनिकों के संगठन द्वारा दिए जा रहे नजदीकी ज्यादा पैसे वाले मिशनों के लिए निकलेंगे। वे आमतौर पर अंतरिक्ष में अपने जहाजों से लड़ते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे आमने सामने की लड़ाई में भी सक्षम नहीं थे। भले ही यह बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन इस तरह के संकट में कुशल भाड़े के सैनिकों के लिए काफी पैसा कमाने की क्षमता थी। एक बार जब उन्होंने सबसे उपयुक्त मार्ग तय कर लिया, तो एवी की टीम पुलिस स्टेशन से निकलकर हैंगर की ओर तेजी से वापस भागी। रास्ते में उन्होंने दर्जनों पुलिस वाहनों को उड़ते हुए देखा और कभी-कभार विस्फोटों की आवाज सुनी, लेकिन उनके आसपास कुछ भी नहीं हो रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि काइडेन ने उस छोटी सी गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिया जो अवचेतन रूप से उन सभी को परेशान कर रही थी। तेजी से बदलती स्थिति में उलझे होने के कारण जब वे काफी दूर आ गए, तब काइडेन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उनके समूह में एक छठा सदस्य भी शामिल हो गया है। पुलिस स्टेशन में रुकने के बजाय ग्रेटो उनके पीछे पीछे आ रहा था। अपने छोटे कद और सभी की तेजी से चलने की वजह से वह अब तक किसी की नजर में नहीं आया था। अरे तुम हमारे पीछे क्या कर रहे हो? कैडेन ने पीछे मुड़कर उनका पीछा कर रहे छोटे बैटिगन को घूरते हुए कहा। ग्रेटो उसकी तीखी नजर देखकर सहम गया और डर से कांपने लगा। फिर भी कैडेन और हालात से इतना डरा होने के बावजूद उसने हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात कह दी। अगर आप सब भाड़े के सैनिक हैं तो मेरे चाचा को बचा लेंगे अगर मैं आपको पैसे दूं, है ना? यह अचानक की गुजारिश एवी और उसके साथियों के लिए एक झटका थी। उन्हें याद था कि ग्रेटो ने साजन फराज से ऐसा करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें खुद ऐसी पेशकश मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही एवी अपनी टीम के नेता के रूप में जवाब देने ही वाला था, हवा में किसी चीज की सीटी जैसी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। स्वाभाविक रूप से अपनी असाधारण सुनने की क्षमता के कारण काइडेन और कसांड्रा ने भी इसे सुना और दोनों तुरंत हरकत में आ गए। काइडेन तेजी से आगे बढ़ा और ग्रेटो को उठा लिया, जबकि कसांड्रा ने अपनी लेजर पिस्तौल तैयार रखते हुए आवाज की ओर रुख किया। काइडेन के ग्रेटो को पकड़ने के तुरंत बाद एक बड़ा जाल उस जगह पर गिरा जहां बेखबर बैटिगन खड़ा था। कसांड्रा ने पास की एक इमारत की छत पर घात लगाकर बैठे अपहरणकर्ताओं पर सबसे पहले गोलियां चलाना शुरू किया। एवी और एजरा ने भी तुरंत उसका साथ दिया और तीनों ने मिलकर ग्रेटो का पीछा कर रहे लोगों को घेर लिया। ठीक है, भुगतान के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हम अपने जहाजों पर वापस जा रहे हैं, एवी ने कहा और एजरा को ग्रेटो को ले जाने का इशारा किया और वे वहां से भाग निकले। तेज गति के चक्कर में सावधानी की परवाह न करते हुए छह लोगों का उनका समूह हैंगर की ओर भागा और बीच-बीच में उन बदतमीज लोगों के समूह से लड़ता रहा जो स्पष्ट रूप से ग्रेटो का पीछा कर रहे थे। सौभाग्य से वे सुरक्षित रूप से हैंगर वापस पहुंच गए और सभी सबसे पहले अपनी अगली चाल पर चर्चा करने के लिए डांटलेस की ओर बढ़े। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 107 चीजों पर विस्तार से चर्चा करना। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जैस्मीन, क्या मैं काम चुनने का काम तुम पर छोड़ सकता हूं? जब एवी ग्रेटो से बात कर रहा था, उसने जैस्मीन को मर्चेंट एसोसिएशन में आ रही सुरक्षा संबंधी अनुरोधों की बढ़ती संख्या में से काम चुनने का जिम्मा सौंपा। सभी अनुरोध अत्यावश्यक थे और अधिकतर में भारी इनाम की पेशकश की जा रही थी, लेकिन जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं था। कुछ मिनट निकालकर जानकारी इकट्ठा करना और स्थिति का पूरा जायजा लेना लंबे समय में फायदेमंद ही होगा। फी के माध्यम से अपडेट रहें। ठीक है ग्रेटो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि क्या हो रहा है? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे चाचा को बचाएं, लेकिन साफ तौर पर कुछ और चल रहा है। यहाँ आते समय तुम्हारा पीछा करने वाले लोग आम गुंडे नहीं थे, एवी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। हैंगर के रास्ते में कुछ प्रशिक्षित लोगों के समूह ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। वे भाग्यशाली थे कि ऐसा लग रहा था कि ग्रेटो के साथ होने से वे लोग चौंके थे, लेकिन अगर वे इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए ठीक से तैयार होते तो हालात जल्दी बिगड़ सकते थे। एक और बात यह थी कि मौजूदा आतंकवादी हमला युवा बैटिगन के भागने के साथ संदिग्ध रूप से मेल खा रहा था। उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहे दोनों आदमियों के पास पुराने पुलिस वर्दी और बैच थे। ऐसी चीजें जो किसी आम अपराधी को आसानी से नहीं मिल सकती थी। ये सब महज एक संयोग हो सकता था, लेकिन एवी की अंतरात्मा उसे कुछ और ही बता रही थी। दुर्भाग्य से ग्रेटो को भी अपने चाचा के आसपास की स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ओडियम सिंडिकेट द्वारा मुझ पर किए गए हमले के बारे में पता चलने के बाद मुझे पता चला कि वे मेरे चाचा को भी निशाना बना रहे हैं। उसके बाद हम दोनों छिप गए। वे राजधानी के एक बड़े संस्थान में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हुआ करते थे। जब वे लोग मुझे पकड़ने आए तो मुझे लगा कि वे सिंडिकेट के लोग हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है उनका कोई संबंध नहीं है, वरना मैं अब तक मर चुका होता। जिसने भी हमारा अपहरण किया है वह मेरे चाचा से अपने लिए कुछ बनवाना चाहता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या है। एवी का मन कर रहा था कि वो अपना सिर हिलाकर आभारी कि ग्रेटो और उसके चाचा कितनी साजिशों में उलझे हुए थे और ग्रेटो के पास कितनी कम जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि ओडियम सिंडिकेट के विपरीत इस बार वो अपने चाचा की मुसीबत में फंसा हुआ था। हालांकि इसका मतलब ये था कि ग्रेटो के पास बहुत कम सुराग थे, जैसे कि उसके चाचा को किसने बंदी बनाया है या उन्हें कहां ढूंढा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ट्रैक करने का एक तरीका पता है। उन्होंने मुझे रोज एक बार अपने चाचा से बात करने की इजाजत दी ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं अभी भी जिंदा और स्वस्थ हूं और वो काम करते रहें। अगर आप मुझे वापस उस जगह ले चले जहां मुझे बंदी बनाया गया था तो मैं कॉल ट्रेस कर पाऊंगा। ग्रेटो ने हताशा भरे स्वर में कहा। वो समझ गया था कि एवी की दिलचस्पी कम हो रही है। कोई भी बिना सोचे समझे किसी बचाव मिशन पर नहीं जाएगा जब उसे पता ही न हो कि उसका लक्ष्य कहां है या उसका सामना कैसे है। ये तो बहुत झंझट भरा काम लग रहा है। मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन हमें और भी काम करने हैं। एवी ने जैस्मीन की तरफ देखते हुए कहा। जैस्मीन ने सिर हिलाया और उसे अपनी चुनी हुई अनुरोधों की सूची दिखाई। जब वे बात कर रहे थे तब तक पूरी कॉलोनी में लड़ाई जारी थी। ज्यादा देर इंतजार करने से उनके शामिल होने से पहले ही लड़ाई खत्म हो सकती थी। 30 मिलियन क्रेनिन, मैं तुम्हें इतना दे सकता हूं बशर्ते तुम मेरे चाचा को बचा लो। ये रकम सुनते ही एवी, एजरा और काइडेन का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। इतनी बड़ी रकम उनके लिए भी काफी थी। अगर वे लगातार सबसे ज्यादा मुनाफे वाली नौकरियां भी करते तो भी इतनी रकम कमाने में उन्हें 2 से 3 महीने लग जाते। क्या सच में तुम्हारे पास इतनी रकम है? एजरा ने संदेह से पूछा। ग्रेटो ने उसकी तीखी नजर के नीचे घबराकर कहा, क्रेनिन में तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ चीजें अलग-अलग जगहों पर छिपा रखी हैं जिन्हें बेचने पर लगभग इतनी ही रकम मिलेगी। अगर तुम अभी मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करता हूं कि सारी रकम तुम सबको दे दूंगा। उन्हें जो आकर्षक नौकरी की पेशकश की जा रही थी वह अचानक बहुत जोखिम भरी लगने लगी। एवी अपनी और अपनी टीम की जान को उन चीजों के वादे के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहता था जो शायद हो या ना हो। ये चीजें तुम्हें कहां से मिली? क्या ये चोरी की हैं या तस्करी की? काइडेन ने ग्रेटो से पूछताछ करते हुए कहा। इनमें से कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन ये पहले ओडियम सिंडिकेट की थी। ग्रेटो ने तुरंत बताया कि अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद वह उस आपराधिक संगठन में तकनीशियन के रूप में काम करता था। वह जहाजों की मरम्मत करता था, तस्करों के कार्गो डिब्बों को स्कैन होने से बचाने के लिए गुप्त उपकरण बनाता था और इसी तरह के अन्य काम करता था। वह तकनीकी से संबंधित किसी भी काम के लिए उनका भरोसेमंद आदमी था। लेकिन जब उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह संगठन छोड़ा तो वह ढेर सारे उपकरण और एक जहाज लेकर रिलायंस पुलिस के पास भाग गया। दया की भीख मांगते हुए उसने उस संगठन के सदस्यों के खिलाफ गवाही देने की पेशकश की जिनके बारे में उसे जानकारी थी। जाहिर है इसका मतलब यह था कि ग्रेटो जो सामान दे रहा था वह चोरी का था, लेकिन चूंकि वह एक आपराधिक गिरोह का था इसलिए चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने की संभावना कम ही थी। आखिर एक अवैध ड्रग सिंडिकेट पुलिस के पास जाने वाला गिरोह तो था ही नहीं। फिर भी यह मामला कुछ संदिग्ध सा लगने लगा था। ग्रेटो द्वारा लिए गए सामान को भुगतान के रूप में स्वीकार करने से ओडियम सिंडिकेट उनके पीछे पड़ सकता था। यह वाकई एक जोखिम भरा काम था। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं? एवी ने फैसला लेने से पहले अपने समूह के सदस्यों की राय जानने के लिए पूछा। मैं इसके खिलाफ हूं। भुगतान की कोई गारंटी नहीं है और हमें कई सिस्टमों में छिपे हुए सामान को इकट्ठा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एजरा की असहमति पर एवी ने काइडेन से जवाब मांगा। अरे यार चलो उसकी मदद कर देते हैं। ये खतरनाक लग रहा है पर मुझे लगता है कि इसमें उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। जो भी ये सब कर रहा है वो जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। रास्ते में हमें कुछ बड़े इनाम मिल सकते हैं और हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। एवी कैडेन के नम दिल वाले जवाब से थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो भी इस अनुरोध को ठुकरा देगा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे हमदर्दी हो रही है। एवी ने कैडेन के लहजे और हाव-भाव को ध्यान से देखते हुए सोचा। फिर उसने कसांड्रा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी वैसी ही चिंता देखी। उसे अभी भी ठीक से पता नहीं था कि उनके परिवार के साथ अतीत में क्या हुआ था, लेकिन जितना ज्यादा समय वो उनके साथ बिताता उतना ही उसे लगता कि उनका बिछड़ना सुखद नहीं रहा होगा। जब उसने कसांड्रा से इस स्थिति के बारे में पूछा तो उसने भी ग्रेटो की मदद करने की इच्छा जाहिर की। जैस्मिन पहले से ही उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। जाहिर है वो उस बेचारी की मदद करना चाहती थी जो अपने बचे हुए आखिरी परिवार के सदस्य को बचाना चाहता था। ठीक है, लगता है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें बस्ती में शांति बहाल होने तक इंतजार करना होगा। इसके लिए चलिए पुलिस को कुछ आतंकवादियों को पकड़ने में मदद करते हैं। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 108 तबाही मचाना। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। धिक्कार है, पुलिस क्या कर रही है? उन्हें अब तक यहां होना चाहिए था। पिछली बार जब मैंने फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि वे जितनी जल्दी हो सके यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अब मेरा फोन नहीं लग रहा। मेरा हर संदेश लगभग तुरंत कट जाता है।
स्टोरबुई केमिकल्स नामक कंपनी के 2 सुरक्षाकर्मी पुलिस सहायता न मिलने की शिकायत कर रहे थे क्योंकि भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर ले जैसे हमला कर दिया था। उन्होंने अब तक अच्छा मुकाबला किया था और अपराधियों को इमारत में घुसने से रोक रखा था, लेकिन अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था के टूटने में बस कुछ ही समय बाकी था। स्टोरबुई केमिकल्स की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। उनका काम चोरों पर नजर रखना या कभी-कभार किसी नाराज ग्राहक या घुसपैठियों को पकड़ना था। इससे बड़ी किसी भी घटना को कॉलोनी पुलिस को संभालना चाहिए था, लेकिन एक साथ इतने सारे हमले होने के कारण जो जगह बेहतर स्थिति में थी या जहां हमलावर कम थे, उन्हें कम प्राथमिकता दी जा रही थी। धत्ते की भागो भागो खिड़की से बाहर झांकते हुए सुरक्षा अधिकारियों में से एक ने देखा कि आतंकवादियों ने अभी लेजर तोप का बुर्ज स्थापित किया था। जिस इमारत में वे थे वह मजबूत तो थी, लेकिन इतने शक्तिशाली हथियार के सीधे विस्फोट को झेलने में सक्षम नहीं थी। किसी चमत्कार से वे दोनों उस जगह पर तेज रोशनी पड़ने से ठीक पहले बच निकले जहां वे कुछ क्षण पहले थे। धमाके से वे दोनों गिर पड़े और मलबे के टुकड़े होने लगे। अगर कोई सांत्वना थी तो वह ये थी कि उनके कवच ने उन्हें सबसे बुरे प्रभाव से बचा लिया था, लेकिन अब जब इमारत में से निकल चुकी थी तो आतंकवादियों के अंदर घुसकर सभी को मार डालने में बस कुछ ही समय बाकी था। लगता है यही अंत है। हाँ, लेकिन अगर हम उनमें से कुछ को अपने साथ न ले जाएं तो धिक्कार है। खुद को संभालते हुए दोनों गार्ड अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गए। फिर भी हमलावर जिन्हें इमारत पर धावा बोलना चाहिए था इधर-उधर खड़े थे, उनका ध्यान कहीं और था। सावधानी बरतते हुए सुरक्षाकर्मियों में से एक ने ये देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला कि क्या हो रहा है। उसे आंखें सिकोड़कर देखना पड़ा, लेकिन दूर से उसने सड़क पर एक धातु का विशालकाय व्यक्ति दौड़ता हुआ देखा। अरे रुको, ये तो कवच पहने कोई है। पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि यह आतंकवादी के लिए अतिरिक्त सहायता हो सकती है, लेकिन जब वे घबराकर आने वाले व्यक्ति की ओर हथियार तानने लगे तो ये स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी लेजर तोप घुमाकर कवच पहने व्यक्ति को उड़ा देंगे, लेकिन गोली चलाने से ठीक पहले उन पर सूक्ष्म मिसाइलों की बौछार हो गई। बड़े धमाकों ने आतंकवादियों के मुख्य समूह को तबाह कर दिया और जो बचे थे वे अफरा-तफरी में इधर-उधर भाग गए। इस भयानक घटनाक्रम के बाद जब सुरक्षा गार्ड को होश आया तो उसे समझ आया कि अब पलटवार करने का समय आ गया है और उसने भागते हुए आतंकवादियों पर अपनी पिस्तौल तान दी। लेकिन गोली चलाने से पहले ही उसने ऊपर से एक लेजर किरण देखी जो सीधे उन लोगों के सिर में जा लगी जिन पर वह निशाना साध रहा था। कुछ ही देर बाद आसमान से और लेजर किरणें गिरती हुई दिखाई दी। ऊपर देखते हुए गार्ड ने सड़क के पार एक इमारत की छत पर दो लोगों को लेजर राइफल लिए देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वे इंसान हैं, लेकिन जब उसने उन पर थोड़ा और ध्यान दिया तो उसने देखा कि उनके हल्के भूरे बालों के बीच दो बिल्ली जैसे कान फड़फड़ा रहे थे। वे दोनों उन आतंकवादियों को मार गिरा रहे थे जो भागने या इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हमलावरों के बचे हुए समूह ने जल्दी से लगाए गए एक शील्ड जनरेटर के चारों ओर घेरा बना लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि छत पर मौजूद दोनों व्यक्ति तब तक वहां से हट चुके थे और कवचधारी व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी ढालों से हमलों को रोकने में सक्षम रहा। कवचधारी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आतंकवादी पास की एक गली से तेजी से उनकी ओर आ रहे विशाल लाल आकृति को देख नहीं पाए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर notify.net वेबसाइट खोजें। जब तक उनमें से कोई उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए मुड़ा तब तक वह बहुत करीब आ चुका था। उस पर डाली गई कुछ लेजर किरणें उसके द्वारा धारण की गई कठोर प्रकाश ढाल से आसानी से अवरुद्ध हो गई। फिर दूसरे हाथ में कठोर प्रकाश ढाला लिए विशालकाय बांधने ने आतंकवादियों की रक्षा करने वाले बल क्षेत्र पर प्रहार किया। बल क्षेत्र प्रहार को झेलने में कामयाब रहा और जब उस पर एक दर्जन से अधिक हथियार ताने गए तो वह व्यक्ति तेजी से पीछे हट गया। दुर्भाग्य से आतंकवादी सबसे बड़े खतरे के बारे में भूल गए थे। पावर आर्मर पहने जिस व्यक्ति को वे अभी काफी दूर समझ रहे थे और अनदेखा कर रहे थे वह जानलेवा गति से उनकी ओर आ रहा था। थ्रस्टर पावर आर्मर को हवा में धकेल रहे थे और इससे पहले कि अपने सुरक्षा कवच के भीतर के लोग मुड़ पाते कवच का वह भारी भरकम सूत तोप के गोले की तरह टकराया। पहले के हमलों से पहले से ही कमजोर हो चुका फोर्स फील्ड अपनी सीमा तक पहुंच गया और तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। उसके बाद आतंकवादियों के लिए नरक जैसा माहौल हो गया। पावर आर्मर पहने व्यक्ति और बांधने ने भारी हथियारों से उन्हें करीब से चीर-फाड़ कर दिया। जो भी भागने की कोशिश करता उसे भूरे बालों वाले दो भाई बहन मार गिराते जो मानव भूतों की तरह प्रकट और गायब होते दिखते थे। कुछ ही देर में आतंकवादियों का गिरोह जो स्टोरबुई केमिकल्स की इमारत में घुसकर अंदर मौजूद सभी को मार डालने के करीब था पूरी तरह से नष्ट हो गया। चार लोगों ने उस पूरे समूह को कुचल दिया जिसे कंपनी की सुरक्षा बल बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। ये अलायंस पुलिस नहीं है तो ये कौन है? पूरी लड़ाई को अपनी आंखों से देख रहे सुरक्षा अधिकारी ने मन ही मन बताया। उसके सवाल का जवाब कुछ ही पल बाद मिल गया। आपका अगला अध्याय .com पर है। अरे मुझे अभी खबर मिली है कि कुछ भारतीय सैनिकों ने हमारे चीफ द्वारा पोस्ट किया गया काम स्वीकार कर लिया है और हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। अपने साथी की ओर मुड़ते हुए उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली और अब शांत हो चुके युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा किया। सिर्फ बैकअप देने से कहीं बढ़कर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ संभाल लिया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने ताकतवर भारतीय सैनिक भी हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? हम चीफ ने मुझे बताया कि उनका नेतृत्व एवी नाम का एक 4 सितारा भारतीय सैनिक कर रहा है। अगर उन्होंने उन सभी आतंकवादियों को इतनी आसानी से निपटा दिया तो वे वाकई में बहुत काबिल होंगे। जैसे ही दोनों गार्डों ने अपने रक्षकों की ओर देखा उन्होंने पाया कि चार लोगों का समूह एक और लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहा था क्योंकि उनका काम यहाँ पूरा हो चुका था। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 109 तबाही मचाना दो। नाम महानतम अंतरिक्ष भारी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। फ्रेगोन 3 पर हमला करने वाली आतंकवादी सेना को दबाने का अपना पहला काम पूरा करने के बाद एवी और उसकी टीम अगले काम पर लग गई। एवी मुझे लगा था कि हमने तय किया था कि तुम आपातकाल के अलावा माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करोगे। इन्हें बदलना महंगा पड़ता है और तुम अपने कवच में एक बार में सिर्फ 18 ही रख सकते हो। एवी के पावर आर्मर के हेलमेट में लगे संचार तंत्र से कसांड्रा की आवाज गूंजी। जब उसने देखा कि स्टोरबुई केमिकल्स के लोग मुसीबत में हैं तो उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और आतंकवादी सेना को तितर-बितर करने के लिए 6 माइक्रो मिसाइलों की पूरी बौछार कर दी। बाद में सोचने पर शायद ये जरूरत से ज्यादा था। शायद सिर्फ 2 मिसाइलें ही उसके मकसद को पूरा करने के लिए काफी होती। ठीक है, मैं आगे से ज्यादा सावधान रहूंगा। तो इस बार हम जिस कंपनी पर हमला करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एवी ने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा। ज्वार कंस्ट्रक्शन टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कई शहर बनाने का ठेका मिला है। लगता है ये पर्यावरणवादी चरमपंथी जो आतंकवादी बन गए हैं सचमुच उनके पीछे पड़े हैं। एजरा ने जवाब दिया। जाहिर तौर पर इस बार हमलावरों की संख्या स्टोरबुई केमिकल्स पर हमला करने वालों की तुलना में 5 गुना से भी अधिक थी। साथ ही 1 दर्जन से अधिक हमलावर पावर आर्मर पहने हुए थे। अब तक सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी अपनी भारी निर्माण मशीनों का इस्तेमाल करके मुकाबला कर रहे थे लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। दुर्भाग्य से उनके इस कड़े प्रतिरोध के कारण ही अलायंस पुलिस ने अभी तक कोई सहायता नहीं भेजी थी। जब एवी और उसकी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि आतंकवादियों और ज्वार कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित छोटे बड़े निर्माण मशीनों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। जाहिर है निर्माण मशीनें जितनी मजबूत थी उनमें किसी भी तरह के असली हथियार नहीं थे। उनमें से कुछ के पास आरी के ब्लेड थे और कुछ बड़े तीर चला सकते थे, लेकिन वे ऐसे समूह के खिलाफ असली हमला करने में सक्षम नहीं थे जिनके सदस्य कवच पहने हुए थे। आतंकवादियों को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह हावी होने से रोकने वाली एकमात्र चीज उनका काम नहीं होना था। जो भी लड़ाई जानता था उसके लिए ये स्पष्ट था कि इन लोगों को अपने दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करना भी मुश्किल से आता था। कासन ड्राक काइडेन ऊपर से हमें कुछ खबर दो। एजरा मेरे पीछे आओ। इस बार शायद इनकी संख्या ज्यादा हो लेकिन हम इन्हें पहले की तरह ही खत्म कर देंगे। एवी को पूरा भरोसा था कि उसकी टीम के कौशल और उपकरण उनके विरोधियों से कहीं बेहतर थे। जब तक वे लड़ाई की गति अपने पक्ष में रखते उनकी जीत निश्चित थी। सभी गुप्त चालों को छोड़कर एवी आतंकवादियों के समूह की ओर दौड़ा। एजरा उसके ठीक पीछे था। स्पष्ट रूप से लगभग 200 लोगों ने अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए विशाल कवच को देखा और तुरंत अपने कुछ सैनिकों को उसे रोकने के लिए तैनात कर दिया। स्वाभाविक रूप से एवी ने अपने ऊपर आ रही गोलियों का जवाब नहीं दिया। एक हाथ में लेजर राइफल और दूसरे में लेजर तोप लिए उसने बिना किसी रोक-टोक के अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एवी और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के दौरान प्रकाश की चमक से सड़क दंगा उठी। जब भी एवी को अपनी ओर कोई अधिक शक्तिशाली हथियार आता दिखाई देता तो वह तेजी से जमीन पर पैर पटक देता। उसके कवच की सुरक्षा कवच चाहे जितने भी मजबूत क्यों न हो वह ये परीक्षण नहीं करना चाहता था कि लेजर तोप कितने बार झेल सकता है। ये देखकर आतंकवादियों का एक और समूह एवी की ओर मुड़ा। उन सभी के कंधों पर रॉकेट लॉन्चर थे और उन्होंने बिना किसी संकोच के एवी पर विस्फोटक गोले दागे। उसके पहले से निष्क्रिय लेजर उत्सर्जक कवच के कंधों से बाहर निकल आए और उन खतरनाक हथियारों को रोक दिया। एवी का उच्च स्तरीय कवच भी इतने खतरनाक विस्फोटकों के 3 से अधिक बार झेलने में असमर्थ था। ठीक है, इस बार सीधा हमला शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। एजरा हम छिपते हैं। एवी ने कहा, ये समझते हुए कि उनकी मौजूदा रणनीति शायद कामयाब नहीं होगी। दोनों एक सुनसान सड़क पर भागे क्योंकि कई जबरदस्त धमाकों ने उस सड़क को तहस-नहस कर दिया जिस पर वे लड़ रहे थे। सौभाग्य से वे बिना किसी परेशानी के बच निकले और एवी की योजना काम कर रही थी। उसके सूट के सेंसर ने उनकी ओर आते कई ताप संकेतों का पता लगाया।
आतंकवादियों ने अपनी सेना को तितर-बितर कर दिया था और एवी और एजरा को खत्म करने के लिए अपने 8 पावर आर्मर पहनने वालों के साथ 15 अन्य लोगों को भेजा था। अगर उन्हें लगता है कि यह हमें हराने के लिए काफी होगा तो वे हमें कम आंक रहे हैं। एजरा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी लेजर पिस्तौल को होल्स्टर में रखते हुए अपना हार्ड लाइट हेल्मेट और ढाल निकाल लिया। लंबी दूरी पर वे अपने दुश्मनों की संख्या के आगे कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन चूंकि एक दस्ता उनकी ओर बढ़ रहा था, इसलिए नजदीकी लड़ाई का यह सही मौका था जहां एवी और एजरा के हथियार वाकई कमाल दिखा सकते थे। जैसे ही पावर आर्मर पहने पहला दुश्मन नजर आया, एवी ने अपने थ्रस्टर्स चालू किए और उस बदकिस्मत आदमी पर टूट पड़ा। उसके आर्मर के इंपैक्ट जनरेटर ने चार्ज किया, उसने अपने दाहिने हाथ से जोरदार मुक्का मारा और एक ही बार में आगे वाले आतंकवादी के बचाव को तोड़ दिया। धातु चकनाचूर हो गई क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ता मीडियम पावर आर्मर एवी के स्टेल को इनके 8 के पूरे जोरदार वार को झेल नहीं पाया। एवी को अचानक प्रकट होते और एक ही बार में अपने नेता को मार गिराते देख बाकी आतंकवादी कुछ सेकंड के लिए सदमे में जम गए। उन्हें घात लगाकर हमला करना था, न कि उल्टा। जाहिर है एवी उन्हें संभलने का समय देने वाला नहीं था और पावर आर्मर पहने हुए लोगों की अग्रिम पंक्ति के बीचों बीच कूद पड़ा। उसका सूट उनके किसी भी सूट से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एवी अपने स्टेल की ताकत से उन पर पूरी तरह हावी हो गया। हल्के पावर आर्मर पहने एक व्यक्ति ने एवी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एवी के लेजर लॉन्चर के जोरदार वार से जमीन पर गिर पड़ा, जिसे वह लाठी की तरह चला रहा था। फिर बिना दया दिखाए एवी ने उस आदमी को पैरों से कुचल दिया जैसे किसी चिंटित डिब्बे को। अपने आधे सैनिकों को खोने के बाद आतंकवादियों ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एवी को घेर लिया और धीरे-धीरे उसे कमजोर करने लगे। हालांकि एवी का पावर आर्मर कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था, लेकिन उसमें फुर्ती की कमी थी। अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके क्षणिक गति के अलावा स्टेल को काफी धीमा था। फिर भी एवी इस कमजोरी को जानता था और उसने पहले से ही इसका उपाय तैयार कर रखा था। अब जब वे समूह में नहीं थे और उनका पूरा ध्यान एवी पर था, एजरा एक लाल धुन की तरह निकला और पावर आर्मर पहने आतंकवादियों के टुकड़े-टुकड़े करने लगा। उनकी ढालें और प्लांटिंग उसके कठोर प्रकाश हथियार के एक भी वार को सहन नहीं कर सकी। उसकी तीक्ष्णता आकाशगंगा में बेजोड़ थी और ऐसी बहुत कम चीजें थी जिन्हें वह काट नहीं सकती थी। एजरा द्वारा बचे हुए अधिकांश पावर आर्मर पहने आतंकवादियों को खत्म करने के बाद एवी बाकी बचे लोगों से निपटने के लिए स्वतंत्र था। वे लेजर राइफलों से लैस थे, लेकिन उनके हथियारों की शक्ति स्टेल को इनके 8 की ढालों को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपने लेजर तोप के एक ही शॉट से एवी ने उनमें से अधिकांश को भाग बना दिया। केवल उनके कवच और हथियारों के टुकड़े ही बचे। अंतिम प्रयास के रूप में एक आतंकवादी ने प्लाज्मा ग्रेनेड निकाला और उसे चलाने ही वाला था, इस तथ्य के बावजूद कि वह भी निश्चित रूप से उसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे फेंक पाता, प्रकाश की 2 लकीरें उस पर आ गिरीं। पहले हमले में उसका पर्सनल शील्ड जनरेटर ओवरलोड हो गया और दूसरे हमले में उसकी पूरी बांह उड़ गई। असहनीय दर्द से तड़पते हुए वह अपने हथियार के बारे में पूरी तरह भूल गया, जब तक कि वह उसके चेहरे के ठीक सामने फट नहीं गया। सफेद गर्म प्लाज्मा उस छोटी सी सड़क पर फैल गया जिस पर वे लड़ रहे थे और आतंकवादियों की बची हुई टुकड़ी उनके एक हथियार से खत्म हो गई। शुक्र है एवी और एजरा प्लाज्मा ग्रेनेड के विस्फोट के प्रभाव से बचने के लिए काफी दूर चले गए थे और केवल थोड़ी मात्रा में ही प्लाज्मा एवी के पावर आर्मर तक पहुंचा और उसकी शील्ड्स ने उसे रोक दिया। आप दोनों की मदद के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से किसी के पास इतना खतरनाक हथियार होगा। एवी ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए और पास की एक इमारत की छत पर उपदेश दे रहे कसांड्रा और काइडेन को देखते हुए कहा। दोनों ने एवी को सहमति में से हिलाया और एक छत से दूसरी छत पर कूद गए। ज्वार कंस्ट्रक्शन पर हमला कर रहे बाकी आतंकवादी दल से मुकाबला करने के लिए वे अपनी जगह पर पहुंच गए। मुझे लगता है हमें भी यहां चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारा पावर आर्मर कैसा चल रहा है? एजरा ने आंखों में थोड़ी चिंता लिए पूछा। चिंता की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अभी भी 80% से ज्यादा पावर है और मेरी शील्ड मजबूत है। इसके बाद मुझे थोड़ी देर आराम की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं अगले राउंड के लिए तैयार हूं। एवी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। इतना कहकर वे दोनों मुख्य लड़ाई में शामिल होने के लिए सड़क पर दौड़ पड़े। अब इस लड़ाई को खत्म करने और उस काम को पूरा करने का समय आ गया था जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे थे। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 110 तबाही मचाना 3 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। कभी-कभी मुझे लगता है कि जिस लड़के से तुम्हें प्यार हो गया है वो पागल है। आखिर उसमें तुम्हें क्या दिखता है? काइडेन ने कहा जब वो और कसांड्रा एक छत पर बैठे थे और सामने ही आतंकवादी ज्वार कंस्ट्रक्शन पर हमला कर रहे थे। खैर मुझे लगता है कि वो बस साहसी है, साथ ही वो काफी समझदार और ख्याल रखने वाला भी है। मेरे जानने वाले किसी इंसान से बिल्कुल अलग। अब कम बोलो और निशाना साधो, हालात बिगड़ने वाले हैं, कसांड्रा ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। अपनी राइफल के स्कोप से वो एवी को देख रही थी जो आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने शील्ड जनरेटर लगा रखे थे और सुरक्षा घेरे में 72 सैनिक तैनात कर रखे थे जो ज्वार कंस्ट्रक्शन के सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों पर भारी गोलीबारी कर रहे थे। सिर्फ 4 लोगों के साथ उनकी सुरक्षा को भेजना मुश्किल था, लेकिन एवी ने अपनी कम संख्या की भरपाई के लिए कुछ हटकर सोच रखा था। बस उम्मीद है कि बाद में कॉलोनी इस पर कोई हंगामा न करे। काइडेन बड़बड़ाया। नीचे सड़क पर एवी ने एक परित्यक्त आपातकालीन अग्निशमन वाहन को उठा लिया था जिसे स्वचालित अलार्म का कारण आतंकवादी हमला होने की जानकारी मिलने से पहले ही भेजा गया था। लेजर फायरिंग से उस पर कुछ झुलसे हुए निशान थे, लेकिन कुल मिलाकर वह अच्छी हालत में था। आग बुझाने के लिए बना होने के कारण वाहन में अच्छी खासी मजबूत प्लेटिंग थी। एवी की योजना इसे ढाल और आक्रमण यंत्र दोनों के रूप में इस्तेमाल करने की थी। जब वह तैयार हो गया और अपने पावर सूट की अपार शक्ति के कारण उसे चलाने का अभ्यास हो गया तो वह मुख्य सड़क पर निकला और हमला करने की तैयारी में जुट गया। तुरंत ही आतंकवादियों ने उसे देख लिया। कई आतंकवादियों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, वे तुरंत समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। पहले तो ऐसा लगा जैसे आपातकालीन वाहन हवा में तैर रहा हो और अजीबोगरीब तरीके से चल रहा हो, लेकिन अंततः उन्होंने भारी पावर आर्मर सूट को उसे उठाते हुए देखा। जब तक वे निशाना साधकर फायरिंग शुरू करते एवी उड़ान भर चुका था। वह अपने शरीर पर किसी भी तरह के नियंत्रण की परवाह किए बिना जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम से दरारें पड़ रही थी और वह स्टेल की कृत्रिम मांसपेशियों की कराह सुन सकता था क्योंकि वह उन्हें उनकी सीमा तक धकेल रहा था। जैसे ही वह वाहन के पास पहुंचा, कई शक्तिशाली लेजरों ने उस पर हमला किया और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा जब उस पर 20 से अधिक रॉकेट डाले गए। निश्चित रूप से उसका कवच इतना झेल नहीं पाएगा। लेकिन विस्फोटक गोले उस तक पहुंचने से पहले ही प्रकाश की कई लकीरों ने उन्हें रोक दिया। ऊपर से कसांड्रा और काइडेन ने एवी को कवर फायर दिया, जबकि एजरा भी जमीन से ऐसा ही कर रहा था। उन तीनों की बदौलत एक भी मिसाइल एवी तक नहीं पहुंची और उसका कवच और वह वाहन जिसे वह ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था अंत देते रहे। जब वह आतंकवादियों के ठिकाने से लगभग 100 मीटर दूर था तो एवी ने अपने स्टेल के थ्रस्टर्स को सक्रिय किया और तेजी से आगे बढ़ा। ये जाने बिना कि क्या ये वास्तव में सुरक्षा कवच को भेदने के लिए पर्याप्त होगा, उसने आपातकालीन वाहन को सीधे सुरक्षा कवच से टकरा दिया। लगभग 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि वह पीछे धकेल दिया जाएगा और एक खतरनाक स्थिति में आ जाएगा, लेकिन अंत में कवच उस पर टकराने वाली अत्यधिक गतिज ऊर्जा को सहन नहीं कर सका। अचानक सुरक्षा कवच गायब हो गया और एवी एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त वाहन को टक्कर मारने वाले यंत्र की तरह इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों के गठन के केंद्र में जा गिरा। इसके बाद का दृश्य निस्संदेह भयावह था। शरीर हवा में उड़ रहे थे और खून हर जगह बिखरा हुआ था। एवी ने फ्रैगन 3 पर हमला करने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई थी। जब वह अंततः रुका तो बचे हुए कुछ आतंकवादियों ने अपनी बंदूकें उसकी ओर तान दी और गोलियां चला दी। ओह, अपने हेलमेट के हेच में अपनी सुरक्षा क्षमता को तेजी से कम होते देख एवी ने आग बुझाने वाले वाहन के बचे हुए हिस्से को अपने बचाव के लिए घुमा लिया। इस समय तो वह मात्र धातु का एक टुकड़ा ही था और जब उसे लगा कि वह कभी भी टूट सकता है तो उसने उसे अपने ऊपर गोली चला रहे लोगों की ओर फेंक दिया। एक लेजर तोप के धमाके ने उसे हवा में ही चीर डाला, लेकिन शायद इससे वह और भी घातक हो गया। गन छर्रे हर दिशा में उड़ गए और कम कवच वाले आतंकवादी कटकर जल गए। इससे पहले कि वे संभल पाते एवी ने अपनी लेजर राइफल और लेजर तोप उठाई और गोलीबारी शुरू कर दी। प्रकाश की किरणें पूरे इलाके में फैल गईं और जो भी प्रतिरोध करता रहा वह टुकड़ों में बिखर गया। जब भी आतंकवादी एवी पर निशाना साधने और उसे लगातार गोलीबारी से मार गिराने के लिए इकट्ठा होते ऊपर और बगल से आती गोलियों ने उन्हें चीर डाला। हालांकि उनकी रणनीति लगभग हमेशा की तरह ही थी, लेकिन यह उन प्रशिक्षित आतंकवादियों के खिलाफ बहुत कारगर साबित हुई जिन्हें लगभग कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था और जो केवल अपनी संख्या पर निर्भर थे। अपने भारी भरकम कवच में एवी ने ध्यान भटकाने का काम किया और कसांड्रा, काइडेन और एजरा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी से अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। कुछ ही समय बाद बचे हुए आतंकवादी ने भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से ओएस भाई बहनों ने उन पर हमला कर दिया और संकरी इमारतों के बीच छिपने की कोशिश करते हुए उन्होंने देखा कि एवी और एजरा ने दूर से उन पर बम गिरा दिए। जल्द ही वे पूरी तरह से मारे गए। जब स्पष्ट हो गया कि खतरा टल गया है तो ज्वार कंस्ट्रक्शन के कई उच्च पदस्थ अधिकारी एवी और उनकी टीम का स्वागत करने के लिए बाहर आए। यहाँ मौजूद सभी की ओर से हम सबकी रक्षा करने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभारी सुपरवाइजर ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर झुकाया। उनके बगल में सुरक्षा प्रमुख और निर्माण फोरमैन भी थे। वे तीनों ही इस समय साइट पर मौजूद शीर्ष अधिकारी थे।
हम बस अपना काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी ने हमें यहाँ आने के लिए अच्छी खासी रकम दी है और चूंकि अभी कुछ और लड़ाइयाँ बाकी हैं इसलिए हमें चलना होगा। हमारा एक और कॉन्ट्रैक्ट इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही एवी ने अगले युद्ध के लिए जाने की कोशिश की उसे जैस्मिन का एक आपातकालीन कॉल आया। उसे ग्रिटो की देखभाल करने और उनके द्वारा किए जा रहे कामों का समन्वय करने के लिए डार्कलेस पर छोड़ा गया था। जाहिर है वह साथ आना और लड़ना चाहती थी क्योंकि उसने एलायंस पुलिस के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन एवी ने मना कर दिया क्योंकि किसी को उनके मेहमान के साथ रहना जरूरी था और फिलहाल उसके पास सिर्फ एक लेजर पिस्तौल थी। इस स्थिति में ये काफी नहीं होता। क्या बात है जैस्मिन, हम तो अभी निकलने ही वाले थे, क्या कोई ज्यादा फायदेमंद काम मिल गया? एवी ने अचानक आईफोन पर उत्सुकता से पूछा। नहीं, कुछ फायदेमंद नहीं, असल में बात बहुत बुरी है। अभी 1 मिनट पहले कुछ बेहद भारी हथियारों से लैस लोग हैंगर में घुसने लगे। उन्हें रोकने के लिए कई सुरक्षा ड्रोन आए लेकिन वे सब मारे गए। अब वे कई लेजर तोपें लगा रहे हैं और सीधे डार्कलेस पर निशाना साध रहे हैं। मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 111 जैस्मिन की दुविधा। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जैस्मिन को डार्कलेस के शोरगुल भरे मेहमान से निपटना पड़ रहा था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर एयर फायर N80 वेबसाइट खोजें। कितनी बढ़िया कारीगरी है, ये किसी प्रकार के पॉलीमर से बना है लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ। ओह, और सर्किट तो कमाल का है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इन तारों के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का इस्तेमाल किया होगा। मैंने ऐसा ट्रांजिस्टर पहले कभी नहीं देखा। इसे डिजाइन करने वाले लोग जरूर असीमित संसाधनों वाले प्रतिभाशाली रहे होंगे। काश मुझे भी ऐसी नौकरी मिल पाती। जब जैस्मिन जल्दी से बाथरूम से लौटकर कॉकपिट में आई तो उसने ग्रिटो को जमीन पर पड़ा पाया जिसने डार्कलेस के एक कंसोल को ढकने वाला पैनल हटा दिया था। आगे बढ़ें, कॉम पर। कुछ मिनट पहले उसने अपने चाचा के लिए जो अपार चिंता दिखाई थी वह पूरी तरह से भूल गई थी। इसके बजाय ग्रिटो अब अपने सामने मौजूद तकनीकी चमत्कार में मग्न था। जाहिर है हर तरह के जहाजों पर काम करने वाले एक तकनीशियन के लिए डार्कलेस किसी पवित्र वस्तु से कम नहीं थी। वह बस इसे खोलकर इसके काम करने के तरीके को जानना चाहता था। तुम ये क्या कर रहे हो? जैस्मिन ने हैरानी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अरे तुम्हारी पीठ, क्या तुम्हारे पास कहीं कोई औजार है? मैंने स्टोरिंग कॉक के कुछ पुराने जहाजों को खोलते समय सीखी एक तरकीब से इस पैनल को निकाल लिया है, लेकिन इस तरह मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी स्थिति की परवाह किए बिना ग्रिटो अपने जुनून में पूरी तरह डूब गया। जैस्मिन ने खुद को दोबारा चिल्लाने से रोका और समस्या को ठीक करने में जुट गई। अरे ये बंद करो, ग्रिटो चिल्लाया क्योंकि उसे अचानक जमीन से ऊपर उठा लिया गया था। जैस्मिन ने बिना किसी दया के ग्रिटो को सबमरीन ऑपरेटर की कुर्सी पर बिठाया और उसे सीट बेल्ट से बांध दिया। मुख्य पैनल पर एक बटन दबाकर उसने अपने मेहमान को वहीं रोक दिया और उसे अपनी सीट से उठने से मना कर दिया। ये गैरकानूनी हिरासत है, मैं चाहता हूं कि मुझे छोड़ दिया जाए। ग्रिटो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन जब तक जहाज के नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति रखने वाला कोई व्यक्ति उसे जाने नहीं देता तब तक वह कहीं नहीं जा सकता था। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कहां हो और किस स्थिति में हो? लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे चाचा मुसीबत में हैं और मौजूदा संकट सुलझने के बाद एलायंस पुलिस तुम्हें ढूंढने आएगी। तो फिर तुम उन लोगों के जहाज को क्यों तोड़ रहे हो जिन्होंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है? जैस्मिन ने बेहद गुस्से में कहा। इसे उत्तेजित बैटरीन का दिमाग खराब हो गया और ग्रिटो ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ करना, मुझे पता है मैंने हद पार कर दी थी। बस अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ किया और उसी में खो गया। मैं भी अपने चाचा को ढूंढना चाहता हूं लेकिन मुझे पता है इंतजार करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत परेशान करने वाला है। ग्रिटो की सच्ची भावनाओं को भांपकर जैस्मिन को उस पर तरस आ गया। उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो गई थी और जब उसने उस आपराधिक संगठन से नाता तोड़ने की कोशिश की जिसमें वो फंस गया था तो न केवल उसकी जान खतरे में पड़ गई थी बल्कि उसके चाचा की भी। अब वे दोनों फ्रैगन सिस्टम में चल रही किसी भी गड़बड़ में फंसे हुए थे। दोनों को बंधक बना लिया गया था और उसके चाचा को किसी भयानक यंत्र पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूं लेकिन वादा करो कि तुम कुछ और नहीं छेड़ोगे। तुम आसपास देख सकते हो, बस किसी चीज को मत छूना। जैस्मिन अपनी बात पूरी कर पाती तभी डार्कलेस के कंप्यूटर से चेतावनी की घंटी बज उठी। किसी चीज ने उसके नजदीकी अलार्म को चालू कर दिया था। मुख्य स्क्रीन पर बाहरी दृश्य देखते ही जैस्मिन की आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि भारी हथियारों से लैस और प्रशिक्षित सैनिकों का एक समूह हैंगर में घुसपैठ कर रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा रोबोट भी बड़ी संख्या में बाहर आए लेकिन हमलावरों ने उन सभी को बेरहमी से मार गिराया। आमतौर पर इस स्थिति में एलायंस पुलिस को बुलाया जाता और एक पूरी प्लाटून भेजी जाती, लेकिन वे सभी फ्रैगन टीम पर हुए बड़े आतंकवादी हमले से निपटने में व्यस्त थे। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है कि वे हम पर हथियार ताने हुए हैं? जैस्मिन ने अपने चेहरे पर सदमे और भय का भाव लिए धीरे से कहा। उसने तुरंत जहाज की सुरक्षा को अधिकतम स्तर पर बढ़ा दिया और इस स्थिति से निपटने के लिए एवी को फोन किया। पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब उसकी एवी से बात हुई तो वह भी उसकी तरह ही हैरान था कि हालात कैसे बदल गए थे। क्या उन पर गोली चलाने के खिलाफ कोई कानून है? मुझे परवाह नहीं कि उनके पास किस तरह का हथियार है, बिना किसी सैन्य वाहन की सुरक्षा के लिए सैनिक लेजर तोपों का सामना नहीं कर पाएंगे। एवी का सुझाव बेशक क्रूर था लेकिन असरदार भी होता। दुर्भाग्य से जैस्मिन को इस विचार के खिलाफ सलाह देनी पड़ी। किसी कॉलोनी पर शक्तिशाली जहाज आधारित हथियारों से फायरिंग करना गैरकानूनी था। उन्हें निश्चित रूप से आतंकवादियों जैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। उनके हथियार इतने खतरनाक थे। मौजूदा हालत में भी वे बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। कम से कम भारी जुर्माना तो भरना ही पड़ता। ठीक है, कॉलोनी छोड़ने और अंतरिक्ष में जाने के लिए आपातकालीन अनुरोध भेजो। हम आएंगे और उन्हें मार गिराएंगे और हालात सामान्य होने पर तुम मुझे और कसांड्रा को लेने आ जाना, एवी ने कहा। इसके साथ ही कॉल समाप्त हो गई और जैस्मिन ने अपने टर्मिनल पर देखा कि एवी और बाकी लोग तेजी से वापस आने लगे। तभी उसने महसूस किया कि बाहर से हमलावरों की गोलीबारी शुरू होने पर डार्कलेस जहाज हिलने लगा। उन्होंने 7 मध्यम लेजर तोपें लगा रखी थीं और जहाज की ढालों को भेदने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उनके हथियार डार्कलेस जैसे अत्याधुनिक सैन्य पोत से लड़ने के लिए नहीं बने थे। पहली ढाल को भी निष्क्रिय करने में उन्हें कुछ मिनट तक लगातार बमबारी करनी पड़ती। लगता है ग्रिटो, तुम्हें सीट बेल्ट बांधे रखनी होगी। हम कॉलोनी से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 112 जैस्मिन की दुविधा 2। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जैस्मिन की जाने की अनुमति मिलते ही उसने डार्कलेस के ऑटो फ्लाइट प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया और जहाज पूर्ण निर्धारित मार्ग पर चलते हुए हैंगर से बाहर निकल गया। स्वाभाविक रूप से ग्रिटो को वापस लाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे लोगों ने उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि उनके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। डार्कलेस जैसे उच्च स्तरीय सैन्य पोत को गिराने के लिए उन्हें अपने पास मौजूद उपकरणों से कहीं बेहतर उपकरणों की आवश्यकता होती। मूल रूप से योजना पुलिस स्टेशन में चुपके से घुसकर अपने लक्ष्य को पकड़ने की थी, लेकिन ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि वह किसी तरह भाड़े के सैनिकों के साथ आ जाएगा। कॉलोनी छोड़ने के बाद जैस्मिन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। फ्रैगन 3 से लगभग 100 किलोमीटर दूर डार्कलेस को पार करने के बाद जैस्मिन को आखिरकार राहत मिली। जब उसने व्यू स्क्रीन से बाहर देखा तो उसे दिखाई दिया कि हजारों अन्य जहाज अंतरिक्ष में आतंकवादी हमले के नियंत्रण में आने का इंतजार कर रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि हैंगर कभी निशाना बन सकते हैं या नहीं, इसलिए जो लोग निकल सकते थे वे लगभग तुरंत निकल गए। वहां लगभग केवल भाड़े के सैनिक या पुलिस ही बचे थे। ग्रिटो, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है उसके पास बहुत पैसा और ताकत है। हालांकि उनके हथियार आधुनिक सैन्य उपकरण नहीं थे, लेकिन डार्कलेस पर हमला करने वालों के पास पुराने मॉडल थे जो अभी भी काफी शक्तिशाली थे। उनका प्रशिक्षण भी बुरा नहीं था। जैस्मिन ने उनके बीच किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं देखी थी और यहाँ तक कि जब उसने अचानक डार्कलेस को चालू किया तब भी उन्होंने गोलीबारी बंद नहीं की। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वे किसी के निजी सैनिक थे। तो सवाल यह उठता है कि फ्रैगन सिस्टम में कौन इतनी बड़ी सेना जुटा सकता है? जैस्मिन केवल अनुमान लगा सकती थी, लेकिन एक पूर्व अधिकारी होने के नाते उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि वो शायद सही रास्ते पर है। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाती और संभावित संदिग्धों की सूची बनाना शुरू कर पाती, डार्कलेस के कंप्यूटर ने एक और चेतावनी दी। इसे वह अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि यह तब सक्रिय होती थी जब जहाज के सेंसर किसी ऐसे अंतरिक्ष यान का पता लगाते थे जिस पर नाम रखा गया हो। सामान्यतः एलायंस पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा वाले स्टेशन के इतने करीब ऐसा होना कल्पनीय होता। वांछित व्यक्तियों को ऐसी जगहों से दूर रहना ही पड़ता था, अन्यथा वे मारे जाने या पकड़े जाने के खतरे में होते थे। फिर भी जब जैस्मिन ने अलग की बारीकी से जांच की तो उसने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे जहाजों को देखा जिन पर नाम घोषित थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novafire.net वेबसाइट खोजें। जैसे ही अन्य लोगों ने अचानक घुसपैठ को देखा, व्यापारी और नागरिक जहाज भागने के लिए दौड़ पड़े, जबकि भाड़े के सैनिक या तो लड़ाई के लिए तैयार हो गए या फिर भाग गए। अरे नहीं, ये यहाँ क्यों है? जैस्मिन चिल्लाई जब उसने कुछ हमलावरों को पहचाना। रेस्मिन थियोक्रेसी के पुराने सैन्य जहाजों का इस्तेमाल करने वाला समूह हमलावरों में शामिल था जो अभी प्रकाश की गति से नीचे उतरे थे।
एवी के समूह और मूनराइज व्यापारी बेड़े की सुरक्षा कर रहे अन्य भारतीय सैनिकों द्वारा लगभग नष्ट किए जाने के बाद जो बच निकले थे उन पर स्वांतुर द्वारा एलायंस पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर इनाम रखा गया था। हालांकि वे फ्रैगॉन 3 पर हमला करने वाले अकेले नहीं थे। सिस्टम के किनारे पर छिपे हुए अनजान मालवाहक और यात्री जहाजों पर हमला करने वाले हर तरह के समुद्री डाकू भी बड़ी संख्या में आ गए थे। दरअसल जैस्मीन उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन अगर एवी, कसांड्रा या काइडेन आसपास होते तो वे शक्तिशाली हथियारों और कवच से लैस बड़े और मध्यम आकार के परिवहन जहाजों के एक समूह को तुरंत देख लेते। ये वही जहाज थे जो यूसन सिस्टम में समुद्री डाकुओं के हमले के दौरान दिखाई दिए थे। पिछली घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर जैस्मीन बहुत घबरा गई। एवी ने उसे डांटलेस के बुनियादी नियंत्रण सिखा दिए थे और हाइपरस्पेस में यात्रा के दौरान उसने फ्लाइट सिमुलेशन मोड में कुछ अभ्यास भी किया था, लेकिन वो डाकुओं के इतने बड़े झुंड से लड़ने के लिए बिल्कुल भी आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। एवी, एक और समस्या खड़ी हो गई है। जैस्मीन ने तुरंत एवी से संपर्क किया और उसे सारी जानकारी दी। हालांकि ऐसा करते समय कई हमलावर डांटलेस की ओर तेजी से बढ़े, आसपास के अन्य जहाजों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। घबराहट में वह नियंत्रणों को तेजी से हिलाने लगी। डांटलेस बेकाबू होकर चलने लगी और हालांकि वह स्थिति में जवाबी फायरिंग करने में असमर्थ थी, लेकिन इसे जहाज को निशाना बनाने वालों के लिए उस पर निशाना साधना मुश्किल हो गया। बस अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करो। हैंगर पहुंचते ही हम काइडेन और एजरा के जहाजों से मदद के लिए आ जाएंगे। एवी ने अपनी घबराई हुई साथी को दिलासा देते हुए कहा। समझ गई, बस जल्दी करो, मुझे नहीं पता मैं कब तक इसे जारी रख पाऊंगी। एक ही समय में उड़ने और लड़ने का कौशल न होने के कारण जैस्मीन ने डांटलेस के थ्रस्टर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका पीछा करने वालों से आगे निकलने की कोशिश की। सौभाग्य से जहाज असाधारण रूप से तेज था और इलाके में मौजूद अधिकांश अपराधियों से आगे निकल सका। उन्हें और रोकने के लिए वह लगातार एलायंस पुलिस के जहाजों के करीब उड़ती रही, जो बेरहमी से समुद्री डाकुओं को निशाना बनाकर उन्हें मार गिरा रहे थे। समय बीतने के साथ फ्रैगॉन 3 में सहायता सैनिकों को भेजने के लिए डॉक किए गए और एलायंस पुलिस जहाज हैंगर से बाहर आने लगे और लड़ाई में शामिल हो गए। हमलावरों ने आक्रमण करने के लिए एक उपयुक्त क्षण चुना था, लेकिन इस प्रणाली की रक्षा के लिए तैनात सैन्य बल की भारी ताकत को निखर देने में बस कुछ ही समय बाकी था। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, हथियारों से लैस कई बड़े और मध्यम आकार के परिवहन यान अचानक डांटलेस की ओर मुड़ गए। अब तक उन्होंने युद्ध के मैदान में उतरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और केवल अपनी हथियार सीमा के किनारे पर अराजकता फैला रहे थे। लेकिन अब वे जैस्मीन को अपनी पूरी ताकत से पकड़ने आ रहे थे। जैसे ही वह भागी, कॉकपिट में हमले का संकेत देने वाला अलार्म जोर से बज उठा। डांटलेस का पीछा कर रहे यान ट्रैक्टर बीम सक्रिय करके उसे अपने कार्गो होल्ड में खींचने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से जब तक शील्ड सक्रिय थी, ऐसा करना संभव था। ब्रिटो, तुम्हारा चाचा आखिर क्या बना रहा है जो इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? जैस्मीन चीखी। अंततः उसका सारा गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसने पुलिस के सदस्य के रूप में बहुत कुछ कहा था, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं। एक कॉलोनी अधिकारी के रूप में दर्जनों कहीं अधिक बड़े जहाजों से लड़ना उसके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। जैसे ही उसे डेंड्रेस के पहले शील्ड सेल को सक्रिय करने की आवश्यकता पड़ने वाली थी, तभी कुछ सुधार आ गए। काइडेन और एजरा के जहाज फ्रैगॉन 3 के हैंगर से तेजी से निकले और तुरंत जैस्मीन पर हमला करने वाले जहाजों को रोकने के लिए आगे बढ़े। जैस्मीन, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, हम यहाँ से आगे का काम संभाल लेंगे। संचार माध्यमों पर एवी की आश्वस्त करने वाली आवाज सुनकर जैस्मीन को अपने ऊपर का भारी दबाव थोड़ा कम होता महसूस हुआ। वह जानती थी कि इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए वह अपने साथियों पर भरोसा कर सकती है। लेकिन एवी ने आगे जो कहा उससे उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। मुझे कार्गो बे के दरवाजे खोलने होंगे, मैं थोड़ी देर में आकर नियंत्रण संभाल लूंगी। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 113 जवाबी हमला। नाम, महानतम अंतरिक्ष भाड़ के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी सबसे तेज रास्ते से उस हैंगर की ओर भागा जहां एजरा और काइडेन के जहाज खड़े थे। जैस्मीन ने अभी उससे संपर्क किया था कि कुछ लोग डांटलेस पर हमला कर रहे हैं। लगभग निश्चित रूप से उनका मकसद ब्रिटो तक पहुंचना था। सौभाग्य से वह अंतरिक्ष में भागने में कामयाब रही, लेकिन जल्द ही जहाजों का एक बड़ा समूह हमला करने आ गया। किसी कारणवश वे डांटलेस को नष्ट करने के लिए बेताब थे और जैस्मीन ने समय अपनी जान बचाने के लिए जहाज चला रही थी। जब एवी आखिरकार हैंगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज पर हमला करने वाला समूह अपने हथियार समेट रहा था और भागने की तैयारी कर रहा था। जाहिर है उन्होंने जो किया था उसके बाद वह उन्हें जाने नहीं देने वाला था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उनके बीच छूट पड़ा और अपने पावर आर्मर से उन पर हमला कर दिया। उसे देखने वाले हर किसी को स्पष्ट था कि वह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हिंसक हो रहा था। उसके जहाज और उसके एक साथी को निशाना बनाए जाने से वह निसंदेह बहुत गुस्से में था। अब वह अपना गुस्सा हमलावरों पर निकाल रहा था। फिर भी वे साधारण सैनिकों का एक समूह थे और एक विशालकाय कवचधारी योद्धा के अचानक उनके बीच आ जाने के आश्चर्य से उबरने के बाद उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया। आतंकवादियों के साथ लगातार लड़ाई में एवी की ढाल पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए लगातार बमबारी में वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। सौभाग्य से उसके पास विश्वसनीय सहायता थी जिसने उसे उस स्थिति से बाहर निकाला जिसमें वह खुद फंस गया था। हैंगर के प्रवेश द्वार से कसांड्रा और काइडेन ने दूर से सहायता प्रदान की, जबकि एजरा स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। लड़ाई भीषण थी, लेकिन अंततः अपने कई साथियों को खोने के बाद साधारण सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अगर वे रुके रहते तो शायद वे अंततः जीत जाते, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होती और उनका लक्ष्य पहले ही भाग चुका था, इसलिए रुकने का कोई कारण नहीं था। एवी गुर्राया क्योंकि उसके जहाज पर हमला करने वाले भाग निकले, लेकिन उनका पीछा करने में कीमती समय बर्बाद होता जो उनके पास अभी नहीं था। इस समय जैस्मीन कॉलोनी के बाहर हमले की चपेट में थी और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए उसके पास जाना आवश्यक था। यह आदमी अभी भी जिंदा है, क्या हम इसे अपने साथ ले चलें? कसांड्रा ने कहा। उसके कान फड़क रहे थे क्योंकि उसने अभी लड़े गए एक सिपाही के दिल की धड़कन की पुष्टि की थी। एवी के स्टेट पावर आर्मर से मुक्का लगने के कारण उसकी कुछ हड्डियां टूट गई थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच गया था। हाँ, हम उससे बाद में पूछताछ कर लेंगे, एवी ने बिना किसी संकोच के उस आदमी को उठाते हुए जवाब दिया। उसके बाद वह और कसांड्रा काइडेन के जहाज की ओर चल दिए। यह एजरा के जहाज से बड़ा था, इसलिए इसमें ज्यादा लोगों को आराम से रखा जा सकता था। जैसे ही एवी जहाज पर चढ़ा, उसने देखा कि कसांड्रा दर्द से कराह उठी और अपनी नाक जाने लगी। आपकी यात्रा जारी है, कॉम पर। जैसा कि उसने उसे बचाने के समय बताया था, काइडेन का जहाज बिल्कुल भी साफ नहीं था। खाने के डिब्बे पूरे जहाज में बिखरे पड़े थे और हवा में धुएं की तेज गंध फैली हुई थी। सच कहूं तो एवी अब समझ गया था कि काइडेन की बहन ने अपना जहाज खोने के बाद उसके जहाज पर सवार होने से क्यों इनकार कर दिया था और एक अजनबी के साथ क्यों रही थी। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह थोड़ा लापरवाह है, वरना शायद मुझे इतनी अच्छी क्रू मेंबर और गर्लफ्रेंड न मिलती। जब एवी यह सोच रहा था, उसने अपने बंदी को जहाज के मेडिकल रूम में घसीटा और उसे एक मेडिकल कॉर्ड में डाल दिया। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वह जीवित रहे और साथ ही बेहोश भी रहे। उसके अचानक जगने और उनके व्यस्त होने पर उन पर हमला करने की कोई संभावना नहीं होगी। जैसे ही काइडेन ने अपना जहाज चालू किया, एवी कार्गो बे की ओर गया और कसांड्रा और काइडेन दोनों से संपर्क किया। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं डेंड्रेस पर कूदने की योजना बना रहा हूं। मेरे लिए जितना हो सके उसके करीब पहुंचने की कोशिश करना। क्या तुम पागल हो? तुमने जो पावर आर्मर पहना है वह अंतरिक्ष में इस्तेमाल के लिए नहीं बना है। तुम खुद को मार डालोगे, काइडेन चिल्लाया। इस बार मैं तुमसे सहमत हूं एवी, तुमने कुछ लापरवाह हरकतें की हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। एक बेवकूफी भरे स्टंट के लिए मत मरो। हालांकि जब कसांड्रा और काइडेन ने एवी को अपनी योजना पर अमल करने के लिए समझाने की कोशिश की तो वह बना रहा। जैस्मीन इतनी अच्छी तरह से डांटलेस को नहीं चला सकती कि ऐसी स्थिति से निपट सके। मुझे वहां जाकर कमान संभालनी होगी। मैं बस कुछ सेकंड के लिए ही खुले में रहूंगा। स्टेक को इतना संभाल सकता है, बशर्ते मैं उसे सील कर दूं और आंतरिक वायु भंडारण का उपयोग करूं। इसके थ्रस्टर्स की मदद से मैं बिना किसी समस्या के कार्गो होल्ड में पहुंच जाऊंगा। मैं हमारे समूह का नेता हूं, इसलिए मुझ पर भरोसा रखें, मैं इसे संभाल सकता हूं। अपनी चेतावनियां देने और सहमति व्यक्त करने के बाद कसांड्रा और काइडेन केवल आभार कर एवी की बात मान गए। उन्होंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया था और बहस जारी रखना केवल समय की बर्बादी होगी। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब वे आखिरकार फ्रैगॉन 3 हैंगर से निकले तो उन तीनों ने कुछ संदिग्ध रूप से परिचित जहाजों को डांटलेस का पीछा करते देखा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एवी बढ़ रहा है। उसके हेलमेट का हेच यूडी इस समय काइडेन के जहाज के व्यू स्क्रीन से जुड़ा हुआ था। उसने उन जहाजों को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था जिन्होंने यूसुन प्रणाली में स्थित समुद्री लुटेरों को गठबंधन पुलिस की नाकाबंदी से भागने में मदद की थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उन्होंने किसी तरह के बदले के लिए उसका पीछा किया हो, लेकिन ऐसा होना असंभव लग रहा था। अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो आबादी वाले इलाकों के बीच यात्रा करते समय हमला करना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता। जो भी हो, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अब जैस्मिन को अपनी योजना बताने का समय है। डांटलेस से जुड़कर एवी ने जैस्मिन को आश्वस्त किया और बताया कि वह जल्दी उसके पास आ जाएगा। जब उसने जहाज के कार्गो बे के दरवाजे खोलने का आदेश दिया तो जैस्मिन थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। अब एवी को बस एक जहाज से दूसरे जहाज पर सफलतापूर्वक छलांग लगानी थी। ऐसा काम जिसे ज्यादातर लोग जरूर पागलपन समझेंगे।
नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 114 प्रत्यय 2 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। मैंने बड़ी बड़ी बातें की, अब उन्हें साबित करने का समय आ गया है। जैसे ही काइडेन ने अपने यान को डार्कनेस के करीब पहुंचाया, एवी ने बीच हवा में छलांग लगाने की तैयारी की। उसे पूरा यकीन था कि उसका पावर सूट खुले अंतरिक्ष के खतरनाक वातावरण को कम से कम कुछ मिनटों तक झेल सकता है। अगर समय का ध्यान रखा जाए तो उसे विश्वास था कि वह अपने जहाज पर पहुंच जाएगा। फिर भी वह पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था, और वह भी एक भयंकर युद्ध के दौरान। कुछ गड़बड़ होने की संभावना बहुत अधिक थी। मैं नेता हूं, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। हमेशा आगे रहकर यह साबित करना होगा कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। एवी ने अपने हौसले को बढ़ाते हुए सोचा। जब से उसने अपने समूह में सदस्यों की भर्ती शुरू की थी, उसने खुद को अपनी सीमा तक धकेलने की आदत बना ली थी। इतने अद्भुत लोगों के साथ उसे लगा कि अपनी काबिलियत को लगातार साबित करना जरूरी है। इसका मतलब था कि उसे साहसी होना होगा, कभी-कभी तो हद से ज्यादा, और इस बार उसने निश्चित रूप से वह सीमा पार कर दी थी। फिर भी एवी को लगा कि यह करना उसके लिए जरूरी है, और जब काइडेन ने कार्गो होल्ड का दबाव कम करके दरवाजे खोले, तो वह बिना सोचे समझे कूद गया। कुछ पल के लिए जैस्मिन ने डार्कनेस को पूरी तरह रोक दिया था। इससे एवी को सीधे उस तक पहुंचने का मौका मिल गया, और उसने तुरंत अपने थ्रस्टर्स चालू किए और खुले अंतरिक्ष में उड़ने लगा। उसके चारों ओर गोले बरस रहे थे, और अगर कोई गोला उसे लग जाता तो उसका स्टेल को इनके किसी तिनके डिब्बे की तरह फट जाता। शुक्र है, एजरा और काइडेन जबरदस्त हवाएं दे रहे थे, और एवी और डार्कनेस की इस खतरनाक यात्रा में उनकी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एवी अपनी मंजिल से सिर्फ 10 मीटर दूर था और वह पहुंच जाता। लेकिन कार्गो बे में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने से ठीक पहले एक आवाज धमाका उसके सूट के किनारे से टकराया और उसे अपने रास्ते से भटका दिया। किसी चमत्कार से उसकी शील्ड टिकी रही, वरना वह वहीं मर जाता। डाउनप्लेस की शील्ड के समान आवृत्ति होने के कारण वह उनके बीच से निकलकर आगे बढ़ गया। उसे रोकने के आखिरी हताश प्रयास में उसने अपने हाथों को जहाज की प्लेटिंग पर रगड़ा। अंतरिक्ष में फेंके जाने से ठीक पहले एवी ने कॉकपिट के दाहिनी ओर पड़े हुए प्लाज्मा तोप को पकड़ लिया। वहां से उसने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसकी जान उस पर निर्भर हो, और सचमुच ऐसा ही था। एवी.com पर और भी सामग्री देखें। उसके संचार तंत्र से दो चीखें एक साथ सुनाई दी, क्योंकि कसंद्रा और जैस्मिन दोनों ने उसे इतनी घबराहट भरी आवाज में पुकारा जितना उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं अभी भी ठीक हूं जैस्मिन, मुझे अंदर खींचने के लिए कलेक्शन ड्रोन भेजो। मुझे नहीं पता कि मैं यहां और कितनी देर टिक पाऊंगा। एवी ने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करते हुए ताकि बाकी सब शांत रहें। हालांकि उसकी आवाज में थोड़ा डर झलक रहा था। आकाशगंगा में शायद ही कोई ऐसा हो जो एवी जैसी परिस्थितियों में थोड़ा बहुत डर महसूस न करता हो। सौभाग्य से जैस्मिन ने तेजी से काम किया और डार्कनेस के कलेक्शन ड्रोन कर आए और उसे कार्गो बे में ले आए। दरवाजे बंद होते ही एवी ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ है। असली लड़ाई अभी जारी है। समय बर्बाद किए बिना एवी ने अपना पावर आर्मर अलग किया और उसे बाहर निकल गया। जल्दी से वह कॉकपिट में भागा और देखा कि जैस्मिन घबराकर इधर-उधर उड़ रही थी, जबकि लेजर और मिसाइलें उनका पीछा कर रही थी। अब मैं कमान संभाल रही हूं। मेरे जाने के दौरान तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला, एवी ने कहा, और जैस्मिन के बैठने की जगह पर सह पायलट की सीट पर बैठ गया, क्योंकि जैस्मिन आमतौर पर वहीं बैठती थी। डार्कनेस का पंजीकृत मालिक होने के नाते एवी ने जहाज का नियंत्रण सहजता से अपने सामने रखे कंसोल को सौंप दिया। हालांकि वह इसे देख नहीं सकता था, जैस्मिन के चेहरे पर राहत के भाव स्पष्ट थे, क्योंकि अब उसे जहाज चलाने की जरूरत नहीं थी। डार्कनेस का पीछा कर रहे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे पायलट के कौशल में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो। एवी और जैस्मिन की क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर था, और वह ये साबित करने वाला था कि उसने इस बहुमूल्य जहाज को अपना बना लिया है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने मेरे नए क्रू मेंबर को परेशान करने में खूब मजा लिया होगा, लेकिन अब देखते हैं कि मेरे आने पर आपका क्या हाल होता है। एवी ने वाइड बैंड संचार के जरिए प्रतिशोधी लहजे में कहा। तुरंत ही वह अपने पीछे आ रहे छोटे समुद्री डाकू जहाजों को नष्ट करने में जुट गया। अब जब डार्कनेस जवाबी फायरिंग कर रहा था, तो कभी आत्मविश्वास से भरे शिकारी खुद को इधर-उधर होते हुए पा रहे थे। अंततः एवी ने रेस्टोरेंट थियोक्रेसी के युद्धपोतों पर अपना निशाना साधा। सामान्यतः अगर वे निष्क्रिय भी हो जाते तो उन्हें वापस लाना असंभव होता, लेकिन एक बड़े व्यापारिक उपनिवेश के इतने करीब होने के कारण उनके इंजन और हथियार नष्ट करना और फिर उन्हें बेच देना संभव था। बेशक ये लालच भरा कदम था और उन्हें नष्ट करने से कहीं अधिक मेहनत की आवश्यकता थी, लेकिन एवी यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस लड़ाई से उसे पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए वह इससे भरपूर लाभ उठाना चाहता था। इतने सारे लोगों के पीछे पड़े होने के बावजूद एवी ने अपने दुश्मनों की संख्या का लाभ उठाया। वह अक्सर किसी एक जहाज के करीब से उड़ान भरता और उनके सहयोगियों को मजबूर करता कि या तो वे उन पर हमला करने का जोखिम उठाएं या डार्कनेस पर हमला करना बंद कर दें। अगर सिर्फ वो, एजरा और काइडेन ही होते तो शायद तीनों ही भारी संख्या में हमलावरों के आगे हार मान लेते, लेकिन उन्हें दूसरे भाड़े के सैनिकों और एलायंस पुलिस से भरपूर मदद मिली। दरअसल जैसे जैसे संघर्ष लंबा खींचता गया, हमलावरों की सेना कम होती गई और ड्रैगन 3 से एलायंस पुलिस से और भी जहाज लड़ाई में शामिल हो गए। जल्द ही हमलावरों का पहला दल पीछे हटने लगा। युद्ध का रूप बदलते देख जो बड़े और मध्यम आकार के जहाज अभी भी काम कर रहे थे, वे तेजी से भाग निकले। वे लालची समुद्री डाकुओं या रेस्टोरेंट थियोक्रेसी जहाजों का इस्तेमाल करने वाले पर्यावरण चरमपंथियों से अलग थे। ये लड़ाई उनकी अपनी नहीं थी, और वे सिर्फ अपने नेता के आदेश पर मदद करने आए थे। हालांकि उन्हें ये भी हिदायत दी गई थी कि अगर हालात बिगड़ने लगे तो अपनी जान को प्राथमिकता दें। इतनी शक्तिशाली सेना के मारे जाने पर कॉलोनी के बाहर इंतजार कर रहे जहाजों पर हमला करने आए अवसरवादी अपराधी मुड़कर भाग गए। अगर लूट का माल इकट्ठा करने के चक्कर में उनकी जान चली जाती तो उसका कोई मतलब नहीं था। जाहिर है, लड़ाई में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर भाड़े के सैनिकों ने उन समुद्री लुटेरों का पीछा किया जो मानो उनके लिए लूट का इंतजार कर रहे थे। आखिर में अंत तक डटे रहने वाले हमलावर सिर्फ चरमपंथी थे। अपने मकसद के लिए उनका जोश पागलपन जैसा था, और वे इसके लिए मरने को भी तैयार थे। भले ही उनकी इस बगावत से टेराफॉर्मिंग की प्रक्रिया न रुकती, जिसके वे इतने खिलाफ थे, लेकिन इससे परियोजना में कई महीनों या सालों की देरी जरूर हो जाती। कई कंपनियों को अपने कर्मचारी और उपकरण गंवाने पड़े, और भविष्य में ऐसी ही घटना होने के डर से कई निवेशक अपना निवेश वापस ले लेते। फिर भी आखिरी प्रतिरोध को जल्द ही खत्म कर दिया गया। एलायंस पुलिस ने उस भारी क्रूजर युद्धपोत को घेर लिया जो पर्यावरण चरमपंथियों के लड़ाकों का बचा हुआ एकमात्र शेष था, और भारी बमबारी से उसे नष्ट कर दिया गया। इस तरह हमला समाप्त हो गया। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 115 नसीहत नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। फ्रेगोन 3 के बाहर हुई लड़ाई के बाद सफाई का काम शुरू होते ही एवी ने डार्कनेस के लॉक्स की जांच की। इस समय तक बाहर और अंदर दोनों तरफ से हमलावरों को खदेड़ दिया गया था, और हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे थे। प्लेटिंग पर कुछ गोलियां लगी हैं, एवी ने मुंह बनाते हुए सोचा। भीषण लड़ाई के दौरान शील्ड सेल का इस्तेमाल करने में उसे थोड़ी देर हो गई थी, और डार्कनेस की प्राथमिक सुरक्षा निष्क्रिय होने के कारण कुछ गोलियां आर पार हो गई थी। सौभाग्य से जहाज का कवच सीधे हमलों को झेलने में सक्षम था, लेकिन नुकसान मामूली नहीं था। उसे प्लेटिंग की मरम्मत करानी होगी और जहाज का व्यापक रखरखाव करवाना होगा ताकि सब कुछ बेहतरीन स्थिति में रहे। कम से कम उसने एजरा और काइडेन ने मिलकर रेस्टोरेंट थियोक्रेसी के 5 युद्धपोतों पर कब्जा कर लिया था। इनमें 3 कोरबेट भी शामिल थे जिनकी लंबाई 120 से 160 मीटर के बीच थी। प्रत्येक कोरबेट डार्कनेस से 3 गुना से भी बड़ा था। फिर भी ये सबसे छोटे श्रेणी के सैन्य युद्धपोत थे। बाकी 2 जहाजों में से उन्होंने एक फ्रिगेट और एक लाइट क्रूजर हासिल कर लिया था। फ्रिगेट की लंबाई 230 मीटर और लाइट क्रूजर की लंबाई 400 मीटर से थोड़ी अधिक थी। ये सभी काफी प्रभावशाली जहाज थे, और अब ये एवी और उसकी टीम के थे, क्योंकि पहले इनका संचालन अपराधियों द्वारा किया जा रहा था और अब उन्हें नष्ट किया था। ये थोड़े क्षतिग्रस्त हैं और इन्हें टोकर के डॉक करने के लिए हमें भुगतान करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम इनसे कम से कम 25 मिलियन क्रेडिट कमा सकते हैं। एवी ने जोर से सोचते हुए कहा, और स्वांतों द्वारा बेचे गए इसी प्रकार के जहाजों की कीमतों की तुलना की। इसी बीच जैस्मिन ने उसे बताया कि उन्हें डॉक करने की अनुमति मिल गई है। कहीं कोई अन्य आतंकवादी छिपकर हमला न कर दे, इसलिए कॉलोनी के अधिकारियों को अपनी सेवाएं देने के लिए और अधिक भाड़े के सैनिकों की आवश्यकता थी, और वे एवी के समूह के लिए हैंगर में प्रवेश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत खुश थे। जैसे ही वे सब उतरे, कसंद्रा, काइडेन और एजरा सभी डार्कनेस की ओर चल पड़े ताकि वे अपनी अगली चाल पर चर्चा कर सकें। आतंकवादी हमले समाप्त हो चुके थे, अब उनके अगले काम पर लगने का समय था, ब्रिटो के चाचा को ढूंढना और बचाना। लेकिन इससे पहले कि वे काम शुरू कर पाते, कसंद्रा कॉकपिट में घुस आई। उसके चेहरे के भाव देखकर एवी समझ गया कि वह गुस्से में है, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यों। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novefire.net वेबसाइट खोजें। बेशक इसका जवाब उसे कुछ क्षणों बाद मिल गया जब उसे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। तेज आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी, और एवी को दर्द से कराहने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति लगानी पड़ी। कसांद्रा ने जरा भी संकोच नहीं किया था, और उसके जैविक मंत्रों ने उसे सामान्य से कहीं अधिक शक्ति प्रदान की थी। कृपया फिर कभी ऐसा मत करना .com के माध्यम से अपडेट रहें। ऐसा लग रहा था मानो उसे थप्पड़ से उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया हो। कसांद्रा ने एवी को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी।
काइडेन के जहाज से डांटलेस पर कूदने का उसका अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा कदम लगभग एक आपदा में बदल गया था। कुछ क्षणों के लिए कसांड्रा को सचमुच लगा कि वही वीको होने वाली है, कि हर संघर्ष में सबसे आगे रहने की उसकी जिद अंततः उसकी जान ले लेगी। किसी प्रियजन को लगभग मरते हुए देखना किसी को भी भावनात्मक रूप से झकझोर देता है, और एवी से दोबारा मिलने के बाद कसांड्रा खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। एजरा और काइडेन कुछ क्षण बाद वहां पहुंचे, दोनों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। एजरा ने एवी को उसकी लापरवाही के लिए फटकार लगाने में पहल की। वे समझते थे कि उसने जैस्मीन की मदद के लिए ऐसा किया था, लेकिन हालात इतने भी गंभीर नहीं थे कि ऐसा करना जरूरी हो। अपने जहाजों का इस्तेमाल करके वे दोनों डांटलेस पर हमला करने वालों को तब तक रोक सकते थे जब तक कि अलायंस पुलिस अपनी टुकड़ियों को संगठित करके स्थिति को नियंत्रण में न ले ले। एवी ने निराशा में अपने होंठ दबा लिए, चारों ओर से आलोचनाओं का सामना करते हुए वह अपने कार्यों का बचाव करना चाहता था। अंत में सब ठीक हो गया था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मैं बस ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं गलत था। मुझे पता है कि मैंने जल्दबाजी में काम किया है। अगर वह निष्पक्ष रूप से देखे तो उसकी कुछ रणनीतियों ने उसे बहुत अधिक जोखिम में डाल दिया था। अकेले ही दुश्मनों के बड़े समूह में घुस जाना, एक आपातकालीन वाहन को घुमाना जिसका वजन उसके पावर आर्मर की अनुशंसित क्षमता से अधिक था, और हाल ही में युद्ध के बीच एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदना। वीरता और मूर्खता के बीच एक पतली रेखा होती है, और उसने आज आखिरकार उसे पार कर लिया था। इस बार तो वह बच गया, लेकिन भविष्य में क्या होगा? अगर वह ऐसे ही जोखिम लेता रहा तो अंततः वह असफल हो जाएगा। अब तक बाकी लोग उसका साथ देते आए थे, क्योंकि एवी की योजनाएं हमेशा काफी ठोस होती थीं और जरूरत पड़ने पर पीछे हटने का पर्याप्त मौका देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। वह महज किस्मत का मारा था कि उसकी जान बच गई। अगर लेजर की चोट मामूली होती या अगर वह डांटलेस के पतवार पर खुद को संभाल नहीं पाता तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैं भविष्य में आप सबकी बात ध्यान से सुनूंगा, और अगर आप में से ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं हैं तो मैं आपका फैसला मान लूंगा। एवी ने आखिरकार अपनी गलती मानते हुए कहा। कासंड्रा और काइडेन दोनों की चेतावनी अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि वह इतना जोखिम भरा काम करे, लेकिन उसने अपने समूह के नेता के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। एवी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के बाद बाकी लोग जल्दी से शांत हो गए और अपने मुख्य विषय पर लौट आए। उनके पास वीटो के चाचा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फिलहाल दो स्रोत थे। वो सुविधा जहां युवा बेकिंग को रखा गया था और वह कैदी जिसे उन्होंने पकड़ा था। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 116 जांच के दो मार्ग। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। आपस में चर्चा करने के बाद एवी के समूह ने अंततः कैदी से पूछताछ का काम काइडेन पर छोड़ने का फैसला किया, जबकि बाकी लोग वीटो के पीछे पीछे कॉलोनी के गोदाम क्षेत्र में उस जगह जाएंगे जहां उसे रखा गया था। मुझे नहीं लगता कि मेरा पावर आर्मर इस मिशन के लिए उतना उपयोगी होगा। साथ ही इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसकी मरम्मत करवाना भी जरूरी है। इस बार मैंने इस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। एवी ने अपना सामान इकट्ठा करते हुए सोचा। बेशक उसका स्टेट के आर्ट मजबूत था, लेकिन उसमें चालाकी की कमी थी। सबसे अच्छी स्थिति में वे चुपके से सुविधा केंद्र में घुसकर बिना किसी की नजर में आए अपनी मनचाही जानकारी हासिल कर लेंगे। क्या तुम्हें रास्ता ठीक से याद है? एवी ने वीटो से पूछा जब वे डांटले से बाहर निकले। हाँ, बेकिंग की याददाश्त बहुत तेज होती है और भागने के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह से केंद्रित था। जब तक हम उस गली में वापस नहीं आ जाते जहां तुमने मेरी मदद की थी, मैं आसानी से रास्ता दोबारा ढूंढ सकता हूं। वीटो निसंदेह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और अब जब वे आखिरकार उसके चाचा का पीछा करने जा रहे थे तो वह उत्साह से झूम रहा था। उसने बहुत कुछ झेला था, लेकिन अब आखिरकार उम्मीद की एक किरण जगी थी कि हालात सुधरेंगे। कॉम पर अपना अगला रोमांच खोजें। जैसे ही उनका समूह कॉलोनी की गलियों में आगे बढ़ा, आतंकवादी हमलों के बाद मची तबाही साफ दिखाई दे रही थी। सैकड़ों आपातकालीन वाहन इधर-उधर दौड़ते हुए देखे जा सकते थे, कई सड़कें बंद थीं और बड़े-बड़े निर्माण उपकरण बाहर जाने के काम में लगे हुए थे। इस कॉलोनी की स्थापना के बाद से ऐसी कोई आपदा पहले कभी नहीं आई थी, और संभवतः बाद में इसे युद्धकाल के अलावा ड्रामिक गठबंधन के इतिहास में किसी कॉलोनी पर हुए सबसे भीषण हमलों में से एक माना जाएगा। बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी और कई रास्ते बंद होने के कारण एवी और उसकी टीम को अपने पहले गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग गया। कई बार तबाही वाले इलाकों से बचकर लंबा चक्कर लगाना जरूरी हो गया था, और आखिर में उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र से छिपकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। फिर भी वे उस सुनसान गली में पहुंच गए जहां एवी और उसके साथियों ने वीटो को दोनों की अलायंस पुलिस अधिकारियों से बचाया था। ये रास्ता होना चाहिए, वीटो ने कहा और उन्हें गोदामों वाले इलाके में ले गया। पांचों लोग सावधानी से आगे बढ़े, हालांकि आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उस इलाके में लोगों की आवाजाही बहुत कम थी, क्योंकि ज्यादातर ड्रोन सामान इकट्ठा कर रहे थे और पहुंचा रहे थे, फिर भी वीटो का पीछा करने वालों से जुड़े और लोगों से सामना होने की संभावना बनी हुई थी। रुको, मुझे आगे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, कसांड्रा ने कहा जब वे उस जगह के पास पहुंचे जहां वीटो को बंदी बनाकर रखा गया था। उसकी चेतावनी सुनकर सब लोग रुक गए, और थोड़ी देर बाद कसांड्रा ने एक छोटी सी धातु की गेंद जैसी चीज निकाली। उसने अपने टर्मिनल से उस छोटे से निगरानी ड्रोन को चालू किया और उसे धीरे-धीरे कोने की ओर घुमाया ताकि वह अपने लक्ष्य को देख सके। लगता है यहाँ सिर्फ दो ही लोग हैं। एवी, एजरा, जैस्मीन और वीटो कसांड्रा के चारों ओर जमा हो गए और उसके टर्मिनल पर दिख रही स्क्रीन को देखने लगे। गोदाम के बाहर लेजर राइफल और कवच पहने दो गार्ड तैनात थे। आमतौर पर इस इलाके की सुरक्षा ड्रोन द्वारा की जाती थी, लेकिन कभी-कभी लोग ऐसी चीजें छिपाकर रखते थे जिनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षाकर्मियों की जरूरत होती थी। लेकिन इस मामले में यह कोई सामान नहीं था, बल्कि वीटो को बंदी बनाने के लिए बनाया गया एक गुप्त अड्डा था। जब तुम यहाँ से भागे थे तो क्या प्रवेश द्वार पर पहरा था? एवी ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद था। मैं एक एयरब्रेक से रेंग कर बाहर निकला था। वीटो का आकार अपने और गठबंधन में शामिल अन्य अधिकांश प्रजातियों की तुलना में कितना छोटा था, ये देखकर एवी को लगा कि एक बैटरी ऐसा कुछ कर सकता है। हालांकि बाकी लोगों के लिए यह शायद ही कारगर तरीका होता, खासकर एजरा के लिए, क्योंकि वह 2 मीटर से भी अधिक लंबा और बेहद चौड़ा था, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। अगर एवी वीटो को अकेले भेजने में सहज महसूस करता तो उनके छोटे साथी के लिए उसी रास्ते से वापस आना आसान होता जिससे वह पहले आया था, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा होता। अगर वीटो को अंदर कुछ हो जाता तो एवी और उसकी टीम को या तो उसे वहीं छोड़ना पड़ता या जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ता। दोनों ही विकल्प आकर्षक नहीं थे। फिर भी जब कसांड्रा ने अपने छोटे निगरानी ड्रोन से पूरे बाहरी इलाके की जांच की तो अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं मिला। या तो पहरेदार सामने का दरवाजा था या कोई एयर वेंट। अगर हम उन्हें जल्दी और चुपचाप मार गिराएं तो शायद हम अंदर जा पाएं। एवी, मेरे पास एक सुझाव है, कसांड्रा ने अचानक उसे रोकते हुए कहा। उसकी ओर मुड़ते हुए एवी ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी और उसे आगे बोलने के लिए हिलाया। मुझे लगता है कि मैं भी वैन से निकल सकती हूँ। एक फैलिस थेलियंथ्रोप होने के नाते मेरा शरीर एक इंसान से कहीं ज्यादा लचीला है। मैं सबसे बड़े वैन से भी बिना ज्यादा परेशानी के रेंग कर निकल सकती हूँ। साथ ही मेरी सुनने की क्षमता बहुत तेज है, जिससे मैं वीटो को अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति से बचने में मदद कर सकती हूँ और हम वो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उसकी दृढ़ता देखकर एवी उसे अनुमति देना चाहता था, लेकिन उसके मन में भी संदेह था। कसांड्रा की छाती से दो बहुत ही ध्यान खींचने वाले अंग उभरे हुए थे। हालांकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा शायद कोई समस्या न हो, लेकिन एवी को चिंता थी कि उसके स्तन शायद फिट होने के लिए थोड़े ज्यादा बड़े हों। स्वाभाविक रूप से कसांड्रा ने देखा कि उसकी नजर कहां जा रही है। अगर कोई और उसे इस तरह देख रहा होता तो वह उसे घूरकर मार देती। मुझे पता है कि हम जवान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा करने का सही समय है। शायद जब उसका काम खत्म हो जाए तब, कसांड्रा ने चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर एवी के गाल लाल हो गए और किसी कारण से जैस्मिन सामने आई और कसांड्रा के बगल में खड़ी हो गई, अपनी बाहों को अपनी छाती के नीचे रखकर अपने बस को उभारने की कोशिश कर रही थी, मानो उसे अचानक प्रतिस्पर्धा का एहसास हो गया हो। तुम वाकई बड़े भाग्यशाली हो, एजरा ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी कारण से एवी की टीम ने इस मौके पर उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया था। फिर भी चाहे वह कितना भी शर्मिंदा महसूस कर रहा हो, वह बस इसमें शामिल हो गया। जाहिर है, आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद स्थिति को थोड़ा हल्का करने का ये एक तरीका था। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वीटो को अंदर ले जाओ और पता लगाओ कि उसके चाचा को कहाँ रखा गया है। लेकिन जैसे ही कोई गड़बड़ लगे, हमें मदद के लिए बुलाओ और वहां से निकल जाओ। योजना बन जाने के बाद कसांड्रा और वीटो चुपके से इमारत के दूसरी तरफ बने वेंटिलेशन वैन की ओर बढ़े, जो सामने तैनात दो गार्डों से दूर था। इससे एवी, एजरा और जैस्मिन इंतजार में रह गए, लेकिन कभी-कभी किसी काम के लिए सही लोगों को भी लगाना पड़ता है। मुझे हैरानी है कि तुम वहां से नीचे उतरने में कामयाब हो गए। गोदाम के पिछले हिस्से में पहुंचते ही कसांड्रा ने फुसफुसाते हुए कहा। जिस वेंटिलेशन वैन से वीटो भागा था, वह दीवार पर 5 मीटर से भी ज्यादा ऊपर था। ज्यादातर लोगों के लिए काफी ऊंचाई होती, लेकिन एक बैटरी के लिए और भी ज्यादा ऊंचाई लगती। वहां से गिरने पर वीटो की जान जा सकती थी। खैर, संयोग से हमारी प्रजाति असाधारण रूप से कुशल पर बता रही है। हालांकि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते, क्योंकि तकनीकी प्रगति के कारण अब हमें अपने पूर्वजों की तरह अपने ग्रह पर चढ़ने की शायद ही कोई जरूरत रह गई है। अपनी 6 भुजाओं से वीटो ने दीवार को पकड़ लिया और उस पर ऐसे चढ़ने लगा मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव ही न हो। कुछ छिपकलियों की तरह उसकी उंगलियों में चिपकने वाले पैर थे जो उसे लगभग हर तरह से चिपकने में मदद करते थे। वीटो के वैन खोलने और अंदर जाने के बाद कसांड्रा भी उसके पीछे पीछे चली गई।
अपने छोटे साथी के विपरीत वह दीवार पर नहीं चढ़ी, बल्कि नीचे झुक गई और अपने पैरों को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके कूदी। अपने उन्नत शरीर और अपनी प्रजाति की स्वाभाविक फुर्ती के कारण वह 5 मीटर की छलांग आसानी से लगा पाई। जैसे ही वह अपनी छलांग की पूरी ऊंचाई पर पहुंची, उसने खुले बैंक के किनारे को पकड़ लिया और खुद को अंदर खींच लिया। उसे तुरंत ही महसूस हो गया कि यह कितना तंग है, लेकिन अपने जोड़ों को पूरी तरह से संकुचित करने के लिए मजबूर करते हुए वह खुद को अंदर फंसाने में कामयाब रही और धीरे-धीरे एक कीड़े की तरह उसमें से रेंगती हुई आगे बढ़ी। मुझे पता है मैंने अभी से कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सच में बहुत असहज है। कसांड्रा ने सोचा, उसकी छाती उसके शरीर से जबरदस्ती दब रही थी। शुक्र है कि यह असहनीय नहीं था और वो बेंच से रेंगती हुई आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो बेटो के पास पहुंच गई, जो रुक गया था और एक पैनल से निकाले गए कुछ तारों से छेड़छाड़ कर रहा था। कसांड्रा के विपरीत उसे इस तंग जगह में जरा भी तकलीफ नहीं हो रही थी और वो बिना किसी रुकावट के आसानी से चल फिर पा रहा था। बस हो गया, मैं इमारत के सुरक्षा नेटवर्क में घुसने में कामयाब हो गया हूं और कैमरों को पुराने फुटेज चलाने के लिए लूप में लगा दिया है। मैंने कुछ अलार्म भी बंद कर दिए हैं। शुक्र है कि यहां कोई अलार्म नहीं था। जाहिर है, ब्रिटो पहले भी इस जगह से भाग चुका था, इसलिए वो इसके सुरक्षा उपायों से अच्छी तरह वाकिफ था। इस बार काइलिन के जहाज से मिले कुछ सही औजारों की मदद से उसके लिए इस सुविधा के मुख्य सिस्टम को निष्क्रिय करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था, जो इसे सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 117 जांच के 2 मार्क 2 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। एवी कसांड्रा, जैस्मीन, एड्रा और ब्रिटो दुश्मन के अड्डे में घुसपैठ करने गए थे, जबकि काइलिन अपने जहाज पर पकड़े गए कैदी के साथ रह गया था। ये पता नहीं था कि वह आदमी ब्रिटो और उसके चाचा का अपहरण करने वालों के साथ काम कर रहा था, लेकिन इसकी संभावना काफी अधिक थी। समूह के साथ जो सामान और प्रशिक्षण से यह स्पष्ट था कि जो लोग डेंजर पर हमला करने गए थे वे किसी के निजी सैनिक थे। इस भीषण हमले का सबसे तार्किक कारण ब्रिटो को वापस पकड़ना था। ठीक है, अब जानने का समय है। अपने जहाज पर मौजूद मेडिकल पोर्ट के सामने खड़े होकर काइलिन ने कंट्रोल पैनल खोला और तेजी से कुछ कमांड दर्ज किए। कुछ ही क्षणों बाद एक जेट इंजेक्टर ने उस आदमी को एक उत्तेजक पदार्थ दिया ताकि उसे बेहोश रखने वाली बेहोशी की दवा का असर खत्म हो सके। जब उस आदमी को होश आया तो उसकी आंखें खुल गईं और सबसे पहले उसने काइलिन को घूरते हुए देखा। या तो तुम बोलोगे या फिर नरक का सामना करोगे, जो चाहो चुन लो। काइलिन ने अपना हाथ शीशे पर पड़ते हुए और अपना चेहरा जितना हो सके पास लाते हुए कहा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ था कि वह पूरी तरह गंभीर था। एक प्रशिक्षित सैनिक होने के बावजूद मेडिकल पोर्ट में बंद उस आदमी को जबरदस्त डर लग रहा था। उस पर काइलिन उसे किसी राक्षस जैसा लग रहा था। फिर भी डर से भरा होने के बावजूद सैनिक चुप रहा और कुछ नहीं बोला। वह बोल नहीं सकता था, वरना परिणाम भयानक होते। ठीक है, अच्छा, इससे तुम जल्द ही बोलने लगोगे। काइलिन का डरावना अंदाज एकदम बदल गया और वह अचानक एकदम शांत हो गया, मानो उसके अंदर जो दुश्मनी थी वह कभी थी ही नहीं। अगर वह सच में उस आदमी को यातना देना चाहता तो ये बहुत आसान होता, लेकिन लोगों से बात निकलवाने के और भी बेहतर और कारगर तरीके होते हैं। ये तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मैं ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ये सब बढ़िया क्वालिटी का है और मेरे निजी भंडार से है। काइलिन ने आंख भरते हुए कहा। कमरे के एक गुप्त डिब्बे से काइलिन ने एक सुंदर लेकिन बिल्कुल साधारण सी बोतल निकाली। उसके अंदर चांदी के रंग का तरल पदार्थ खिल रहा था, जिसकी गंध किसी को भी तुरंत पता चल जाती कि यह बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है। ये जेविसा फल से बनी शराब है। पता नहीं आपको इसके बारे में पता है या नहीं। काइलिन ने बोतल को उस आदमी के चेहरे के सामने हिलाया और उसे अब तक की सबसे शैतानी मुस्कान दी। बेशक उसने उस बदनाम पे के बारे में पहले सुना था। दरअसल एलायंस में यह अवैध था, क्योंकि जिस फल से यह शराब बनाई जाती थी उसमें तीव्र मनोविकारकारी गुण थे। थोड़ी मात्रा में पीना ठीक था और इससे ज्यादातर लोग एक सुखद नशा महसूस करते थे। यही कारण था कि प्रतिबंधित होने के बावजूद इसकी मांग थी। हालांकि ज्यादा पीने से व्यक्ति अपने होश खो सकता था, उसे चीजें दिखाई देने लगती थी और वह सुझावों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता था। कहा जाता था कि जब सारी झिझक दूर हो जाती थी तो जो भी इस पे का पर्याप्त सेवन कर लेता था वह अपने सबसे गुप्त रहस्यों को भी खुशी-खुशी बता देता था। इस खुले खतरे के जवाब में उस आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया और विरोध करने के लिए तैयार हो गया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें इसे पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करूंगा? क्या तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास नहीं है? इसे पिलाने के और भी आसान तरीके हैं, काइलिन ने प्रतिशोधी लहजे में कहा। हालांकि यह इसका इच्छित उद्देश्य नहीं था। काइलिन ने दवा के लिए बने एक विशेष डिब्बे में बोतल में बची हुई लगभग आधी मात्रा भर दी। उसने सोचा कि यह काफी होगा। उसके बाद उसने कंसोल में कुछ सामान डाले और पॉट की वाष्पीकृत दवा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तुरंत ही सील बंद जगह गाढ़े अल्कोहलिक वाष्प से भर गई। ज्यादा देर तक सांस रोक न पाने के कारण उस व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से उस पदार्थ को अपने शरीर में खींच लिया। जल्दी ही उसकी चेतना धुंधली होने लगी और वही तरह की सम्मोहन अवस्था में चला गया। वास्तविकता गायब सी हो गई और उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ, जिससे उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण सी मुस्कान आ गई। भले ही वह जिस परिस्थिति में था उसमें वह खुद को पा रहा था। ठीक है दोस्त, लगता है मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूं। क्या तुम मुझे अपना नाम फिर से बता सकते हो? काइलिन ने जरूरत से ज्यादा दोस्ताना लहजे में कहा ताकि वह व्यक्ति ऐसा लगे जैसे वे पहले से परिचित हों। ओह हाँ, हम फिर से क्या कर रहे थे? मनचाहा जवाब तुरंत न मिलने पर काइलिन को अपनी घबराहट को दबाना पड़ा और उसने दोस्ताना बातचीत जारी रखी। उसे ठीक जानकारी पाने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि वह व्यक्ति कुछ हद तक बेहोश था, लेकिन काइलिन को आखिरकार उसका नाम पता चल गया। अब देखते हैं मैं तुम्हारे बारे में क्या जानकारी जुटा सकता हूं। एंड्रू रॉड। काइलिन ने झट से अपना टर्मिनल निकाला और उस आदमी का नाम खोजा, लेकिन जो मिला वो चौंकाने वाला था। उसके सामने खड़ा आदमी 2 सितारा भाड़े का सैनिक था, जो 4 साल पहले लापता हो गया था। ग्रामीण गठबंधन में किसी से संपर्क न होने और कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न मिलने के कारण उसे मृत मान लिया गया था। काइलिन ने अपने बंदी के बारे में मिली कुछ जानकारी पर सरसरी नजर डाली और फिर उसे जानकारी निकालने लगा। तो तुम भी एक भाड़े के सैनिक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। अब मुझे अपने काम के बारे में बताओ। धीरे-धीरे काइलिन ने एंड्रू के अतीत की छानबीन शुरू की और कड़ियों को जोड़ने लगा। आखिरकार वह उस व्यक्ति के आखिरी काम के बारे में जानने लगा और उसे पता चला कि वह काम गुप्त रूप से किया गया था। ऐसा काम जिसकी संस्था द्वारा जांच नहीं की गई थी। जाहिर है ऐसा काम बहुत फायदेमंद हो सकता था, लेकिन ये लगभग हमेशा ही गैरकानूनी होता था। फिर भी पैसों की तंगी से जूझ रहे भाड़े के सैनिक आमतौर पर काम चुनने में ज्यादा नखरे नहीं करते थे। और वह आखिरी काम जो तुमने किया था उसी की वजह से तुम अपने वर्तमान मालिक के लिए काम करने लगे। हाँ बिल्कुल सही, मेरे मालिक लॉर्ड इनी। जैसे ही एंड्रू कैलिन को वह जानकारी देने वाला था जो वह जानना चाहता था, वह अचानक जोर-जोर से चीखने और चटपटाने लगा। ये देखकर कैलिन एक पल के लिए घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह मेडिकल पोर्ट से उस व्यक्ति के वाइटल्स की निगरानी कर रहा था और कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन अब एंड्रू की हृदय गति बहुत बढ़ गई थी और किसी तरह का बाहरी विद्युत आवेग उसके शरीर के सभी दर्द को एक साथ सक्रिय कर रहा था। कैलिन ने उस आदमी की हालत स्थिर करने की जी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, बिजली के झटके और भी तेज होते गए और उसकी हालत पर असर डालने लगे। आखिरकार उसका बंदी पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर दिया और उसके दिल से आने वाला सिग्नल भी पूरी तरह से रुक गया। जो कुछ भी हुआ था उससे एंड्रू की मौत हो गई थी। कैलिन ने अपने दांत इतनी जोर से खींचे कि वे चरमराने लगे और मेडिकल पोर्ट के ढक्कन के शीशे पर मुक्के मारे। वह हमेशा की तरह अपने उग्र स्वभाव को काबू में रखे हुए था और जानकारी हासिल करने के लिए विनम्र होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन अब जिस बंदी के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह मर चुका था। उसका सारा गुस्सा एक साथ उमड़ आया और कैलिन अपना क्रोध रोक नहीं पाया। उसने मेडिकल वार्ड में कई चीजें तोड़ दी और फिर शांत होने के लिए एविसा वाइन का एक छोटा सा घूंट पिया। धिक्कार है, वह इस मेडिकल पोर्ट के अंदर कैसे मर सकता है? क्या ये चीज खराब थी? डायग्नोस्टिक करते हुए कैलिन बड़बड़ाया। फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा था, इसलिए एकमात्र संभावित कारण आंतरिक समस्या हो सकती थी। फिर भी एंड्रू के शरीर के स्कैन में उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी उपकरण या पदार्थ नहीं पाया गया। .com पर कहानियां पढ़ें। एक पल के लिए काइलिन असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसे विद्युत आवेगों के स्रोत का पता लगाने का विचार आया। उसने पाया कि यह मस्तिष्क था जो स्पष्ट रूप से शरीर के भीतर प्राकृतिक विद्युत आवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे इस असामान्य घटना का कारण निर्धारित करना मुश्किल हो गया। फिर भी एंड्रू की मृत्यु में कुछ भी स्वाभाविक नहीं था, इसलिए अनिच्छा के बावजूद काइलिन ने पोर्ट खोला और उस आदमी के सिर को चीरा। जिस किसी ने भी इसे उसके शरीर में डाला है वह जरूर कोई बीमार कमीना होगा। उस आदमी के दिमाग के अंदर गहराई में एक तरह का इम्प्लांट लगाया गया था। इसे इस तरह से सावधानीपूर्वक बनाया गया था कि यह सामान्य स्कैन में दिखाई न दे, इसलिए काइलिन का मेडिकल पोर्ट इसे ढूंढ नहीं पाया था। दुर्भाग्य से सिर्फ उस उपकरण के होने से काइलिन को कोई खास जानकारी नहीं मिली। वह कोई तकनीकी प्रतिभा नहीं था, उसे तो बस वह एक उन्नत तकनीक का नमूना लग रहा था। शायद वह बैकेगन ब्रिटो जब वापस आएगा तो इसके बारे में कुछ पता लगा पाएगा। कम से कम मुझे इतना तो पता है कि इसी से उसकी मौत हुई है। और ये तब हुआ जब वह ये बताने ही वाला था कि वह किसके लिए काम करता है। काइलिन ने अपनी यादों में खोते हुए और एंड्रू की कही बातों को ध्यान से दोहराते हुए कहा। जब उस आदमी की हालत बिगड़ी तो वह घबरा गया था, लेकिन उससे ठीक पहले उसे याद आया कि एंड्रू ने अपने मित्र के नाम की शुरुआत कही थी।
यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम इनी से शुरू होता है। लगता है मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कोई इससे मेल खाता है या नहीं। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 118 जांच के 2 मार्ग 3 नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। मैं कभी ऐसा करने का सुझाव नहीं दूंगी। आखिरकार एयरलाइन से बाहर निकलकर कसंद्रा ने बेहद तंग जगह में रहने के बाद जल्दी से अपने शरीर को फैलाया। इतनी लचीली होने के बावजूद उसके लिए रेंग कर अंदर जाना दर्दनाक और असहज था क्योंकि वह अपने आकार के हिसाब से काफी बड़ी नहीं थी और अगर किसी इंसान ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो शायद वह प्रवेश द्वार पर ही अटक जाता। फिर भी उसकी योजना सफल रही। वह और ब्रिटो अब दुश्मन के अड्डे के अंदर थे और किसी भी गार्ड को उनकी मौजूदगी का पता नहीं था। लगता नहीं आसपास कोई है। क्या आप हमें उस कमरे में ले जा सकते हैं जहां आप अपने चाचा को रोजाना फोन करते थे? कसंद्रा ने अपने छोटे साथी की ओर देखते हुए पूछा। ब्रिटो ने सिर हिलाया और उस रास्ते पर चलने लगा जिस पर वह पकड़े जाने के बाद से हर दिन जाता था। कैद के दौरान अपने चाचा से बात करने का जो थोड़ा सा समय उसे मिला था वही उसके लिए यहाँ एकमात्र सुकून था। उसने संचार कक्ष का रास्ता बहुत पहले ही याद कर लिया था। रास्ते में 2 गार्डों के गुजरने पर कसंद्रा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए एक गलियारे में छिपा दिया, लेकिन इसके अलावा वे बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच गए। लगता है अंदर एक ही व्यक्ति है। कसंद्रा ने अपना एकांत दरवाजे से सटाकर ब्रिटो से कुछ सोचते हुए कहा। हम क्या करेंगे? आपका रोमांच जारी है। कॉम पर ब्रिटो ने दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को तोड़ने के लिए कुछ औजार निकाल रखे थे, लेकिन वह ऐसी स्थितियों का विशेषज्ञ नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही कदम क्या होगा। हो सकता है अंदर बैठा व्यक्ति बाद में बाहर आ जाए और वे तब चुपके से अंदर घुस सकें। हालांकि कसंद्रा इस विकल्प पर विचार कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि यहाँ जरूरत से ज्यादा देर रुकने से उनके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। मेरे इशारे पर दरवाजा खोलो, मैं अंदर बैठे व्यक्ति का ध्यान रखूंगी। कसंद्रा ने अपनी लेजर पिस्टल को होल्स्टर से निकालते हुए कहा। आंखें चौड़ी करके ब्रिटो समझ गया कि वह क्या करने की योजना बना रही है और एक पल के लिए हिचकिचाया। वह खुद को ड्रामे गठबंधन का एक नेक नागरिक तो नहीं कह सकता था क्योंकि वह बचपन से यूडियम सिंडिकेट को ड्रग्स की तस्करी में मदद करता रहा था, लेकिन उसने कभी किसी की हत्या में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया था। अगर उसने कसांद्रा की इच्छा के अनुसार ये दरवाजा खोला तो वह जानता था कि कसांद्रा दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को खत्म कर देगी। जब ब्रिटो कसांद्रा के आदेश का पालन करने में हिचकिचाया तो कसांद्रा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में दहशत देखी। एक पल के लिए उसे अपने अतीत की याद आ गई। उसे अपने जीवन का सबसे बुरा दिन याद आ गया। ठीक है, मैं उन्हें नहीं मारूंगी, लेकिन फिर भी मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत है। कसांद्रा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और अपना हथियार म्यान में रख लिया। फिर उसने ब्रिटो को अपनी नई योजना बताई और युवा बैकिगन को लगा जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो क्योंकि अब वह किसी की हत्या में भागीदार नहीं बनने वाला था। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद ब्रिटो ने दरवाजा खोला और एकदम शांत खड़ा हो गया। अंदर मौजूद गार्ड ने स्पष्ट रूप से उलझन में कहा। उसने किसी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा और जब उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा तो उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उठने से पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अन्य गार्ड ने अपने साझा लॉग में कुछ भी संदिग्ध नोट नहीं किया है। शायद कोई खराबी होगी। ये जगह बहुत पुरानी है। गार्ड उठा और समस्या का आकलन करने और संभव हो तो उसे बंद करने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, कसंद्रा ने हमला कर दिया। बिजली की तेजी से उसने अपना दाहिना हाथ उस आदमी की गर्दन के चारों ओर लपेटा और उसके पीछे पहुंच गई। वह निश्चित रूप से उससे बड़ा था, लेकिन उसने उसे अचानक पकड़ लिया था और उसे मेरे बायोनिक संवर्धन ने उसे थोड़ा और मजबूत बना दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कसंद्रा ने देखा कि वह आदमी अपनी कलाई से जुड़े टर्मिनल पर एक बटन दबाने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने दूसरे हाथ से उसे रोक लिया। कुछ मिनटों तक दोनों में जद्दोजहद चलती रही, लेकिन अंत में गार्ड बेहोश हो गया क्योंकि उसके दिमाग में खून का प्रवाह बहुत देर तक रुका रहा। जब उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह से बेजान हो गया है तो कसंद्रा ने सावधानी से उसे जमीन पर उतारा और उसे घसीटकर कमरे में वापस ले आई। ठीक है ब्रिटो, काम पर लग जाओ। कसंद्रा ने उनके सामने रखे मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए कहा। तकनीक में माहिर बैकिगन को बेस के संचार नेटवर्क तक पहुंचने और ट्रांसमिशन लॉग निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने इसे ट्रैक करना मुश्किल बनाने के लिए काफी इधर-उधर किया है, लेकिन फिर भी यह मुझे रोकने के लिए काफी नहीं होगा। अपने सभी 6 हाथों को एक साथ चलाते हुए ब्रिटो ने कंप्यूटर में इतनी तेजी से कमांड डाली जितनी कसंद्रा ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम अपने क्षेत्र में वाकई कमाल हो। ब्रिटो को काम करते देख कसंद्रा को जो आश्चर्य और विस्मय हो रहा था उसे व्यक्त करते हुए उसने कहा। हम सभी में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन यही एक काम है जो मैं कर सकती हूं, इसलिए मैं आपके समूह की मदद के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे यकीन नहीं था कि एलायंस पुलिस सच में कुछ करेगी। हाँ, सब कुछ देखते हुए उनके लिए मुश्किल होता, खासकर उन हमलों के बाद जो अभी हुए हैं। कसंद्रा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। एलायंस पुलिस को भाड़ी के सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता था। इस जगह में प्रवेश पाने के लिए उन्हें वारंट प्राप्त करना होता और तमाम तरह की कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता। बेशक कसंद्रा और ब्रिटो जो कर रहे थे वह पूरी तरह से कानूनी नहीं था, लेकिन अगर पुलिस सच में इसमें शामिल हो जाती तो यहाँ के लोगों को उनसे कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। ब्रिटो और उसके चाचा के अपहरण में शामिल किसी के भी पुलिस को सूचना देने की संभावना बहुत कम थी। और मैं मानती हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके दायरे से बाहर होते हैं। बहुत जल्द ऐसा समय आ सकता है जब आपके पास याद दिखाने का विकल्प न हो। बस इस बात को याद रखना। कसंद्रा ने बेहोश गार्ड की ओर देखते हुए अपने अनुभव से कहा। ब्रिटो ने उसकी आंखों का पीछा किया और जब उसे उसकी बात समझ आई तो वह घबरा गया। उसने उम्मीद की कि वह दिन कभी न आए। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 119 एक जोखिम भरा भटकाव नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें रीसेट करें। जब ब्रिटो को आखिरकार अपने चाचा का पता चल गया तो उसने उसे बाद में विश्लेषण करने के लिए एक बारी ड्राइव में सहेज लिया। यहाँ और छानबीन करना ठीक नहीं था क्योंकि किसी भी क्षण दुश्मन को इसका पता चल सकता था। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, कसांद्रा ने कहा और उस वैन की ओर वापस जाने लगी जिससे वे अंदर आए थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गोदाम के ठीक बाहर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अल्पविराम, यह अच्छा नहीं है, एवी ने बुदबुदाया। युद्धक साजो सामान पहने और लगभग सैन्य स्तर के हथियारों से लैस कई लोग अभी उस इलाके में दाखिल हुए थे और सावधानी से उस गोदाम की ओर बढ़ रहे थे जिसमें कसांद्रा और ब्रिटो चुपके से घुसे थे। एक नजर में ही एवी ने उन्हें उस समूह के रूप में पहचान लिया जिसने हैंगर में रहते हुए डांटलेस पर हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई के बाद वे धीरे-धीरे और सावधानी से अपने अड्डे पर वापस आ गए थे। उनमें से कई अभी भी घायल लग रहे हैं, लेकिन ये बुरा हो सकता है। एजरा ने अपने दुश्मनों की गतिविधियों को देखते हुए कहा। अधिकांश बल अंदर की ओर बढ़ रहा था जो अपने आप में एक समस्या थी, लेकिन उनमें से कुछ इमारतें चारों ओर फैल रहे थे। जल्द ही उनके लोग उस वैन के आसपास तैनात हो जाएंगे जिसका इस्तेमाल कसंद्रा और ब्रिटो ने गोदाम में घुसने के लिए किया था। एवी ने अपना टर्मिनल अपने मुंह के पास लाया, लेकिन उन्हें कॉल करने में हिचकिचा रहा था। अगर उनका संचार इंटरसेप्ट हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें जानना जरूरी है। जैस्मीन के आग्रह पर एवी ने आखिरकार कसंद्रा को कॉल किया। अगर इस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया तो उन्हें बस काम चलाओ व्यवस्था करनी होगी। एवी, क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि हमें आपातकाल को छोड़कर रेडियो साइलेंस बनाए रखना चाहिए। कसंद्रा ने कहा। एयरडेक्ट के अंदर तंग जगह में होने के कारण उसकी आवाज थोड़ी तनावपूर्ण थी। हाँ, और हमें एक मिल गया है। हैंगर में जिन लोगों से हमारी लड़ाई हुई थी उनके बचे हुए लोग अभी यहाँ पहुंचे हैं। उनमें से ज्यादातर अंदर चले गए, लेकिन अब वे इमारत के पूरे बाहरी हिस्से की सुरक्षा के लिए फैल गए हैं। आप बिना देखे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कॉल की दूसरी तरफ एवी ने झुंझलाहट भरी बड़बड़ाहट और एक गहरी सुनी। समझ गई, लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वे हमें यहाँ ढूंढ पाएंगे, इसलिए हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक स्थिति साफ न हो जाए। कसांद्रा ने सुझाव दिया। हालांकि एवी इस योजना से ज्यादा उत्साहित नहीं थी। कसांद्रा ने केवल इस समय बहुत थकी हुई थी, बल्कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि जल्दी कोई मौका मिलेगा। जितनी देर तक वह और ब्रिटो एयरडेक्ट में छिपे रहेंगे उतनी ही ज्यादा वे थकते जाएंगे। और यह बस समय की बात थी कि जिस आदमी को उन्होंने बेहोश किया था वह या तो पकड़ा जाए या खुद ही जाग जाए। हम अपनी तरफ से ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। सीधे बैंक के निकास द्वार तक जाओ और इलाके की निगरानी कर रहे लोगों के जाने का इंतजार करो। इतना कहकर एवी ने फोन काट दिया और बिना ज्यादा हंगामा किए गार्डों का ध्यान भटकाने का तरीका सोचने लगा। जाहिर है वे इमारत के सामने से हमला करके पीछे से लोगों को अपनी ओर खींच सकते थे, लेकिन यह उनके लिए उल्टा पड़ सकता था। एलायंस पुलिस भले ही आतंकवादी हमले के बाद की स्थिति को संभालने में व्यस्त थी, लेकिन अब उनके पास गोलीबारी होने पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था। मेरे पास अभी मेरा पावर आर्मर भी नहीं है, मैं हर हाल में लड़ाई में पड़ने से बचना चाहता हूं। एवी ने कोई योजना बनाने की कोशिश करते हुए सोचा। एवी, मेरे पास एक विचार है, जैस्मिन ने कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। फिर उसने उसे एक ऐसी बात बताई जो उसके दो सहकर्मियों ने एक बार पुलिस द्वारा छापा मारने वाली इमारत की रखवाली कर रहे दो अपराधियों का ध्यान भटकाने के लिए की थी। शर्माते हुए उसने धीरे से उसके कान में योजना बताई और उसका चेहरा भी लाल हो गया। सार्वजनिक रूप से ऐसा करने से किसी का ध्यान जरूर आकर्षित होगा। वे हमें पहचान सकते हैं। अगर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे।
हम दोनों के पास व्यक्तिगत शीट जनरेटर है, इसलिए कुछ धमाकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही तुम पूरे समय अपने पावर आर्मर में लड़े और मैं डार्कनेस के अंदर थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे हम दोनों को पहचान पाएंगे। शायद। जैस्मीन की योजना पर विचार करते हुए अभी ने अपनी आंखें मली और आह भरी। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन अगर यह काम कर गया तो ये ध्यान भटकाने का एक अच्छा तरीका होगा। फिर भी वे खुद को खतरे में डाल रहे थे, इसलिए अभी ने इजरा से कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वह मदद के लिए तैयार रहे। अब हमें अपनी भूमिकाओं के अनुसार दिखना होगा। अपनी शर्मिंदगी के बावजूद जैस्मीन ने अपनी पैंट उतारना शुरू कर दिया। हालांकि अभी कोई बेतुका लग रहा था, जैस्मीन की योजना थी कि वे अनजान प्रेमी होने का नाटक करें जो बस संयोग से उस इलाके में भटक गए हों। इससे गार्डों का ध्यान जरूर आकर्षित होगा। एवी बस यही उम्मीद कर रहा था कि गलत तरीके से नहीं। जैसे ही वह अपनी कमीज के बटन खोल रहा था, जैस्मीन अचानक उसके पास आई और उसकी गर्दन चूसने लगी। अगर हमारे शरीर पर कुछ निशान दिखे तो ज्यादा यकीन होगा। अब तुम मुझे चूमो। जैस्मीन ने अपने बाल हटाकर अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, कौन पर नए रोमांच का आनंद लें। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन खुलेआम ऐसा करना वाकई शर्मनाक लग रहा था। लगभग इस हद तक कि अभी का मन कर रहा था कि वे सीधे बंदूकें लेकर अंदर घुस जाएं। क्या पुलिस के सदस्य सच में ऐसा कुछ करते हैं और क्या ये कारगर साबित हुआ? हाँ, आपको हैरानी होगी कि लोग इस तरह की चीजों से कितनी आसानी से विचलित हो जाते हैं। खैर, जब तक वे इंसान हैं, मुझे नहीं लगता कि वैकेंस के झुंड को कोई खास फर्क पड़ेगा। जैस्मीन ने अपनी घबराहट को कम करने के लिए हंसते हुए कहा। इतना आगे आ जाने के बाद एवी ने फिर से आह भरी और अपने और जैस्मीन के रूप रंग को और बिगाड़ने लगा। साथ ही वह उम्मीद कर रहा था कि यह योजना सच में सफल हो जाए। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 120 जोखिम भरा भटकाव 2। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ी के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। हे अगर यहाँ ऐसी कोई जगह होती तो हम पहले ही आ जाते। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे पहले ये पक्का करना था कि तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद है या नहीं। मैं पहले भी कुछ लड़कियों को साथ लाया था, लेकिन अंदर जाते ही वे सब चीखते चिल्लाते भाग गईं। ओह, तो वे जरूर दकियानुसी रही होंगी। इसका मतलब है कि मैं पहली नहीं थी। मुझे बुरा लग रहा है। सॉरी बेबी डॉल, चिंता मत करो, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ महंगे कपड़े खरीद दूं? ये तुम सबसे अच्छे हो। उस गोदाम के बाहर पहरा दे रहे गार्ड जहां विटो को पहले रखा गया था, अचानक तेज और अप्रिय आवाजें उनकी तरफ आती सुनाई दी। बातचीत के विषय से उनके लिए यह अंदाजा लगाना आसान था कि किस तरह के लोग बात कर रहे हैं। और जैसे ही वे दोनों नजर आए, उनका शक लगभग पक्का हो गया। एक आदमी और एक औरत दोनों ने सार्वजनिक शालीनता के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए बहुत कम कपड़े पहने हुए कोने से बाहर आए। एक नजर में ही यह साफ हो गया था कि यहाँ आने से पहले भी कुछ गतिविधियों में लिप्त थे। गार्डों ने दोनों की गर्दन पर लाल निशान देखे और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए लग रहे थे। आतंकवादी हमले के बीच भला कौन ऐसा काम करता है? एक गार्ड ने हैरानी से बुदबुदाया। बेशक उनके बॉस ने सारी घटना को अंजाम दिया था, लेकिन ये बात मायने नहीं रखती थी। सभी गार्ड कॉलोनी की हालत से बेखबर लोगों को देखकर दंग रह गए थे। तुम दोनों यहीं रुक जाओ, यह इलाका प्रतिबंधित है। अपने बेस के पीछे पहरा दे रहे 4 गार्डों के मुखिया ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरे गार्ड ने चिड़चिड़े लहजे में कहा। ये गोदाम हमारे मालिक की संपत्ति है। हमारे पास यहाँ कीमती सामान रखा है और हमें उसकी रक्षा करने का काम सौंपा गया है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। हमें आपके सामान या किसी और चीज की परवाह नहीं है। हम बस घर जा रहे हैं। सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए कृपया इमारत की सुरक्षा जारी रखें और हमें जाने दें। महिला ने नाराजगी भरे चेहरे से कहा। उसकी बात सच थी। गार्डों को सड़क पर कोई अधिकार नहीं था और आमतौर पर वे इतने सतर्क नहीं होते। हालांकि उन्होंने एक हैंगर में काफी हंगामा किया था और अधिकारियों का उन्हें ढूंढने आना तय था। फिलहाल वे इस बेस पर एक बचाव दल के आने और उन्हें कॉलोनी से ले जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि पुलिस अभी भी हाल ही में हुए हमले के बाद की स्थिति से निपटने में व्यस्त थी। लगता है आप दोनों को ये पता नहीं है, लेकिन हाल ही में पूरी कॉलोनी में एक आतंकवादी घटना घटी है। इसे देखते हुए हम अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया दूसरा रास्ता अपनाएं। इस बार गार्ड ने अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ा दी और अपनी पीठ पर टंगी राइफल को झटका दिया। वह शांति से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हंगामा करने से मुसीबत खड़ी हो सकती थी, लेकिन उसका सब्र भी एक सीमा तक ही टिक पाया। अरे, क्या तुम सच में हमें धमकी दे रहे हो? सुनहरे बालों वाले आदमी ने झुंझलाहट और हैरानी से कहा। वैसे मुझे इसमें मजा आ सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी लड़की को कुछ और साथी मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगली बार तुम लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं आते? ऐसा कहने से पहले मेरी इजाजत क्यों नहीं लेनी चाहिए? वैसे मैं मानता हूं कि ये दिलचस्प हो सकता है। एक पल के लिए मुख्य गार्ड को लगा कि उसके सामने खड़े दोनों लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ लगी और वह मुड़ने ही वाला था, उस आदमी ने औरत को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना हाथ उसके स्तनों के नीचे रखा और उन्हें दबाया। इससे गार्ड का सारा ध्यान उसकी ओर चला गया। जाहिर है, जब से उन्होंने पहली बार उस जोड़े को देखा था, ये स्पष्ट था कि वह औरत बेहद खूबसूरत थी और उनके सामने का नजारा वाकई चौंकाने वाला था। क्यों ना हम संपर्क जानकारी साझा कर लें और जब मौज मस्ती का समय आएगा तो मैं आप सभी को संदेश भेज दूंगा। फिर हम अभी अपने रास्ते जा सकते हैं। इतना तनाव लेने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ आपके खेल के लिए नहीं आए हैं। यह आखिरी बार है जब मैं पूछ रहा हूँ। इलाका खाली करो। आखिरकार तंग आकर गार्डों ने अपने हथियार निकाले और उन्हें उस जोड़े पर तान दिया जो उस इलाके में भटक गया था। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा नुकसान है। चलो चलते हैं। गार्डों ने देखा कि वे दोनों उसी रास्ते से वापस चले गए जिससे वे आए थे। ऐसा लग रहा था कि वह जीत मुठभेड़ आखिरकार खत्म हो गई थी। फिर भी मुख्य गार्ड को लगा कि अभी जो कुछ हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ है। समय कुछ ज्यादा ही सटीक लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ है उसके ठीक बाद वे आ गए और एक छोटी सी गड़बड़ी पैदा कर दी। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि कुछ गड़बड़ है, वह आदमी मुड़ा और उस दिशा में देखने लगा जहां उसने उन दोनों को पहले देखा था। वहां उसने इमारत की पिछली दीवार पर लगभग 5 मीटर ऊपर एक प्लांट देखा। वह देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था और जहां तक वह देख सका वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी कुछ ही मिनटों बाद उसे बेस के अंदर से एक संदेश मिला कि उनका एक सदस्य बेहोश पाया गया है और इस बात के सबूत मिले हैं कि संचार प्रणाली को हैक कर लिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह घोर भयभीत होकर बुदबुदाया। अपनी आशंकाओं को दूर करने के लिए उसने अपने एक आदमी को बैंक की जांच करने को कहा और उन्हें ऐसे संकेत मिले कि हाल ही में उससे छेड़छाड़ की गई थी। प्रवेश द्वार पर कुछ भूरे और नारंगी बाल भी मिले जो निश्चित रूप से वहां होने चाहिए थे। अचानक सभी गार्ड समझ गए कि क्या हुआ था। घुसपैठिए पहले ही भाग चुके थे और जो दो लोग अचानक प्रकट हुए थे वे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे। हमें तुरंत उनका पीछा करना होगा, लेकिन साहब उनके जाने के 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। पता नहीं वे अब कहां होंगे। साथ ही बचाव दल जल्दी यहां पहुंच जाएगा। अगर उनके आने तक हम गायब रहे तो हमारा अंजाम बुरा होगा। बेवकूफों, एक बार हमारे मालिक को हमारी गलती का पता चल गया तो हम समझ ही गए। अगर हम उन लोगों को जल्दी पकड़कर उनके पास ले आते हैं तो शायद हम खुद को बचा सकें। अब जाओ जल्दी। इतना कहकर अपने कर्तव्य में नाकाम रहे चारों गार्ड उन दो लोगों के पीछे दौड़ पड़े।